उसकी राजधानी क्या है, उसकी मुद्रा क्या है, वो पढ़ाने वाला हूं आपको। हर बात को आपको सुनना है, अपनी कॉपी में नोट करना है। 2-4 बार 2-4 5 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो ही जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बाकी बिहारी लाल की जय। भारत दोस्तों राजधानी नई दिल्ली है, उसकी और करेंसी उसकी रुपया है। बांग्लादेश राजधानी ढाका दोस्तों करेंसी उसकी टका है। म्यांमार राजधानी नापिता उसकी करेंसी क्या है ना। नेपाल राजधानी काठमांडू और रुपया करेंसी उसकी। चीन राजधानी बीजिंग दोस्तों करेंसी क्या है, युआन या फिर अमेरिकी करेंसी है ना। चीन बीजिंग युआन, नेपाल काठमांडू रुपया, म्यांमार नापिता क्या, बांग्लादेश ढाका टका, भारत नई दिल्ली और रुपया। ठीक है आगे बढ़िए दोस्तों। भूटान राजधानी थिम्पू और आपकी गुल्टन करेंसी है ना। भूटान राजधानी थिम्पू और करेंसी गुल्टन करेंसी है ना। श्रीलंका राजधानी श्री जगन्नाथ कोट्टे और करेंसी उसकी रुपया हो चुकी है। मंगोलिया राजधानी उलानबटोर और करेंसी उसकी तुगरिक हो चुकी है। पाकिस्तान दोस्तों नल्ला अपना राजधानी इस्लामाबाद और रुपया करेंसी है, अपना रुपया चल रहा है रसूलुल्लाह। उज्बेकिस्तान राजधानी ताशकंद करेंसी क्या है, सोन उसकी ना। तुर्कमेनिस्तान राजधानी अशगाबाद, कजाकिस्तान राजधानी अस्ताना, पहले नूर सुल्तान थी, नाम चेंज हो चुका है, अस्ताना हो चुकी है ना। और 10 करेंसी इसकी ना। किर्गिस्तान राजधानी बिश्केक और करेंसी इसकी सोम थी। कजाकिस्तान राजधानी दुशांबे और करेंसी इसकी शोमानी। ईरान राजधानी तेहरान और करेंसी इसकी रियाल। तो ईरान तेहरान रियाल, कजाकिस्तान दुशांबे शोमानी, किर्गिस्तान बिश्केक सोम, कजाकिस्तान अस्थाना टैंस और तुर्कमेनिस्तान आपका अशगाबाद। आगे बढ़िए। इराक की राजधानी बगदाद है ना। बहरीन की राजधानी मनामा, लेबनान की राजधानी बेरूत, यूएई संयुक्त अरब अमीरात पूछो आपसे राजधानी अबू धाबी और करेंसी उसकी दिरहम से। तुर्की पेरिस तुर्की था नाम इसका, तुर्की हो चुका है। तुर्की राजधानी अंकारा और सलीरा करेंसी है इसकी। इजराइल राजधानी जेरूशलम और करेंसी उसकी न्यू शेकल। जॉर्डन और राजधानी आपकी अम्मान। सऊदी अरब राजधानी रियाद और करेंसी रियाल, राजधानी रियाद है और करेंसी उसकी रियाल ना। यमन राजधानी शाना, सीरिया राजधानी तमीम दोस्तों आपके। ओमान की राजधानी मस्कट, इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता, इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता और करेंसी इसकी रुपया। मलेशिया राजधानी कुआलालंपुर और करेंसी इसकी रिंगिट, मलेशिया करेंसी रिंगिट आपको छापना ना। मलेशिया कुआलालंपुर रिंगिट। कंबोडिया राजधानी नोम पे, अंकोर वाट मंदिर हमारा और रील करेंसी ना। और फिलीपींस राजधानी मनीला और पीसो करेंसी है ना इसकी ना। थाईलैंड राजधानी बैंकॉक और बाहट करेंसी, थाईलैंड राजधानी आप जानते हो रसगुल्ला बैंकॉक दोस्तों आपके और करेंसी उसकी बाहट ना। वियतनाम की राजधानी हनोई, हो चिन मिन सिटी नहीं है, हनोई राजधानी ना। वियतनाम राजधानी हनोई और करेंसी इसकी डॉल। उत्तरी कोरिया राजधानी प्योंगयांग, करेंसी उसकी वॉन। दक्षिण कोरिया राजधानी सियोल और करेंसी ऑफ वॉन है ना। ब्रुनई राजधानी आपकी बंदर सेरी पागवान है ना। हांगकांग राजधानी विक्टोरिया। जापान राजधानी टोक्यो, करेंसी उसकी येन है ना। जापान टोक्यो येन। अफगानिस्तान राजधानी काबुल, कतर दोस्तों राजधानी दोहा है ना। अजरबैजान राजधानी बाकू और मरद, करेंसी महत्वपूर्ण है। अजरबैजान राजधानी बाकू और मरद करेंसी। ठीक है आगे बढ़िए। जॉर्जिया राजधानी त्बिलिसी, अल्बानिया राजधानी आपकी तिराना, अल्बानिया राजधानी तिराना। आइसलैंड राजधानी रिकवेजिक और करेंसी क्रोन, आइसलैंड नॉर्वे स्वीडन करेंसी आपकी क्रोन रहने वाली है ना। ऑस्ट्रिया राजधानी वियना, इटली राजधानी रोम, एस्टोनिया राजधानी तालिन, यूनान ग्रीस राजधानी आपकी एथेंस, करेंसी इसकी यूरो। ठीक है चेक रिपब्लिक राजधानी प्राग और करेंसी कोरोना, कोरोना नहीं आपके कोरोना ना। जर्मनी राजधानी बर्लिन, करेंसी आपकी यूरो। डेनमार्क राजधानी कोपेनहेगन, करेंसी आपकी क्रोन, डेनमार्क नॉर्वे स्वीडन करेंसी आपकी क्रोन। ठीक है डेनमार्क कोपेनहेगन क्रोन, जर्मनी बर्लिन यूरो, चेक रिपब्लिक प्राग कोरोना, यूनान एथेंस यूरो, एस्टोनिया तालिन यूरो। ठीक है नॉर्वे राजधानी ओस्लो, करेंसी आपके नॉर्वेजियन क्रोन। ठीक है नीदरलैंड राजधानी एम्स्टर्डम, करेंसी आपकी क्रोन। पुर्तगाल राजधानी आपकी लिस्बन, करेंसी आपकी सॉरी करेंसी आपकी यूरो। नीदरलैंड राजधानी एम्स्टर्डम, करेंसी आपकी यूरो। पोलैंड राजधानी वॉर्सो, करेंसी आपकी प्लोटी। फिनलैंड राजधानी हेलेंसिकी, करेंसी आपकी स्थापना फिनलैंड राजधानी हेलेंसिकी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रांस राजधानी पेरिस, करेंसी आपकी यूरो। बुल्गारिया राजधानी सोफिया, करेंसी आपकी यूरो। बेल्जियम राजधानी ब्रुसेल्स, करेंसी आपकी यूरो। बेलारूस राजधानी मिन्स्क, करेंसी आपकी रूबल। बेलारूस रूस की तरफ है ना तो बेलारूस रूस ऐसे बेलारूस रूस करेंसी रूबल। ठीक है तो बेलारूस राजधानी मिन्स्क, करेंसी रूबल। यूक्रेन राजधानी कीव, करेंसी रिविदिया, बहुत महत्वपूर्ण है। यूक्रेन राजधानी कीव, करेंसी आपकी रिविदिया, ध्यान रखिएगा ना। यूनाइटेड किंगडम यूके राजधानी लंदन, करेंसी ऑफ पाउंड, करेंसी पाउंड है ना। रोमानिया राजधानी बुखारेस्ट, लात्विया राजधानी रीगा, लिथुआनिया राजधानी विनियस, लात्विया लिथुआनिया और एस्टोनिया तीनों आपके बाल्टिक देश है ना। तो लात्विया की राजधानी रीगा, लिथुआनिया विनियस और स्पेन की राजधानी मैड्रिड, करेंसी आपकी यूरो है ना। स्विट्जरलैंड राजधानी बर्न, करेंसी स्विस फ्रैंक। ठीक है स्विट्जरलैंड राजधानी बर्न है ना। स्वीडन राजधानी स्टॉकहोम, करेंसी आपकी क्रोना। ठीक है सर्बिया राजधानी आपकी बेल्ग्रेड, सर्बिया राजधानी बेल्ग्रेड आपकी। हंगरी राजधानी बुडापेस्ट, करेंसी आपकी फोरेंट, हंगरी राजधानी बुडापेस्ट, करेंसी आपकी फोरेंट। आयरलैंड राजधानी आपकी डबलिन, ये आपको ध्यान रखना है, आयरलैंड राजधानी डबलिन ना। रूस की राजधानी मॉस्को, करेंसी आपकी रूबल, रूस की राजधानी मॉस्को, करेंसी आपकी रूबल। मिस्र की राजधानी काहिरा, मिस्र राजधानी काहिरा, तो काहिरा या फिर कैरो बोल दीजिए ना। मिस्र या फिर इजिप्ट बोल दीजिए, मिस्र या फिर इजिप्ट, एक बात आपके काहिरा या कैरो की एक बात है ना। लीबिया राजधानी त्रिपोली, मोरक्को राजधानी रबात, नाइजीरिया राजधानी आपकी अबूजा, नामीबिया राजधानी विंडो, सुडान राजधानी खार्तूम, सुडान की खार्तूम और साउथ सुडान को साथ जुबा, इससे अलग हुआ था ना। यूएनओ का नवीनतम मेंबर साउथ सुडान है। ठीक है सुडान की खार्तूम और साउथ सुडान की जुबा। कांगो रिपब्लिक किनशासा, कांगो रिपब्लिक है जायरे ना, किनशासा। कांगो ब्राजीविले, तो जायरे की राजधानी किनशासा और कांगो की राजधानी ब्राजीविले, दोनों अलग देश है ना। कांगो रिपब्लिक किनशासा, कांगो की राजधानी ब्राजीविले। ठीक है सोमालिया राजधानी मोगादिशु, करेंसी आपकी सिलिंग। सेशल्स राजधानी विक्टोरिया, आपकी करेंसी हमारी रुपया है ना। इथियोपिया राजधानी अदिस अबबा, करेंसी आपकी बिर, महत्वपूर्ण बात हो। इथियोपिया राजधानी अदिस अबबा, करेंसी आपकी बिर। युगांडा राजधानी कंपाला, अभी तो हाल में एनएएम सो अभी हाल ही बैठक यहीं पर हुई है कंपाला के अंदर, मैंने दिखाया था आपको ना युगांडा कंपाला। केन्या राजधानी नैरोबी, यूएनईपी का मुख्यालय, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है मॉरिशस राजधानी पोर्ट लुइस, करेंसी आपकी मॉरिशस रुपया। तंजानिया राजधानी दोदोमा, रवांडा राजधानी किगाली, जिम्बाब्वे हरारे, घाना राजधानी अकारा, उस पे करेंसी आपकी कैडी या फिर सेंटी है ना। दक्षिण अफ्रीका तीन राजधानी है इसकी ना। प्रिटोरिया प्रशासन जहां सरकार बैठती है, केप टाउन जहां पर संसद पार्लियामेंट है, विदाई राजधानी, ब्लोम फाउंटेन जहां पर सुप्रीम कोर्ट है। प्रिटोरिया, केप टाउन, ब्लोम फाउंटेन राजधानी इसकी और करेंसी इसकी रैंड। तो दक्षिण अफ्रीका करेंसी रैंड है ना। साउथ अमेरिका यूएसए पूछा आपसे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन डीसी राजधानी इसकी, करेंसी डॉलर है ना। कनाडा राजधानी ओटावा, मेक्सिको राजधानी मेक्सिको सिटी और करेंसी इसकी पेसो। क्यूबा राजधानी हवाना, जमैका राजधानी किंगस्टन, ग्रीनलैंड राजधानी नूक या फिर गॉड होप या फिर करेंसी आपकी क्रोन। अर्जेंटीना राजधानी ब्यूनस आयर्स, बोलिविया राजधानी ला पाज, ब्राजील राजधानी ब्राजीलिया रियाल, करेंसी ना ब्राजीलिया रियाल। चिली राजधानी सेंटियागो, कोलंबिया राजधानी बोगाटो, इक्वाडोर राजधानी क्यूवेटो, पेरू राजधानी लीमा, करेंसी आपकी सोल, पेरू लीमा सोल, इक्वाडोर क्यूवेटो, कोलंबिया बोगाटो, चिली सेंटियागो, ब्राजील आपकी ब्राजीलिया। उरुग्वे राजधानी आपकी मोंटेविडियो, वेनेजुला राजधानी कराकस, करेंसी आपकी बोलीवर। ऑस्ट्रेलिया राजधानी आपकी कैनबरा, न्यूजीलैंड राजधानी वेलिंगटन, फिजी राजधानी शुआ, पापुआ न्यू गिनी राजधानी पोर्ट मोरेस्बी, करेंसी आपकी किना। पलाउ। नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है।
तो विश्व का भूगोल में आपका स्वागत है। तो मुझे लगा कि यार विश्व का भूगोल पढ़ा रहा हूँ तो उससे पहले कुछ राजधानी, कुछ मुद्राएं आपकी खोपड़ी में सेट होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दिए, 2-4-5 बार रिवाइज कराऊंगा आपको, और फिर देखना आपका जो काम है वो हो जाएगा। तो विश्व का भूगोल दोस्तों, उसमें क्या है कि मैं पहले सोच रहा था कि आपको सीधा मैं महाद्वीप पढ़ाना शुरू करूंगा, ठीक है। फिर मुझे लगा कि यार नहीं, सीधा महाद्वीप नहीं, मैं पहले 2 क्लास आपकी दोस्तों और लूंगा, जिसमें विश्व का भूगोल का जो कोर पॉइंट होता है ना वो आपको समझाऊंगा। जैसे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अक्षांश, देशांतर, अंतरराष्ट्रीय आपकी इंटरनेशनल डेटलाइन, या फिर हमारी जो मानक समय रेखा है दोस्तों वो, या फिर आपका इसके अलावा ब्रह्मांड, जो भी हमारे तारे हैं, जो भी सूर्य है, जो भी प्लेनेट है, उनके बारे में। फिर हम किसकी ओर आएंगे, फिर दोस्तों हम जो है आएंगे महाद्वीप की ओर, ठीक है। बिहार पुलिस का आपने पेपर देख लिया होगा, और देखकर आपको खुशी भी हुई होगी देखने के बाद पेपर को। वो 2 क्लास मैंने साइंस की दी थी एनसीईआरटी के आधारित जो है, और लगभग मेरे हिसाब से 85% सवाल साइंस के उसी में से पूछे गए थे उन 2 क्लास के अंदर से, है ना। तो बस आप तो लगातार प्रयास करते जाओ मेरे साथ में, तो मेरा हर प्रयास वो आपके सिलेक्शन की ओर बढ़ाने वाला प्रयास होगा। बाकी दोस्तों, बाकी तो मैं बहुत कुछ कर चुका हूं पहले, पर अब मैं वो प्रयास कर रहा हूं जिसमें आपका सिलेक्शन की ओर हम बढ़ सके। एक 7 मिनट का शो शुरू कर रहा हूं भाई साहब, जबरदस्त शो है, आपका दिल खुश हो जाएगा उस शो को देख करके। एक 7 मिनट शो लेकर आ रहा हूं एसएससी के ऊपर, आप जरूर देखना उस शो को, हो सके तो अपनी एक कॉपी बना के उसमें नोट भी करते रहना, ठीक है। चलिएगा, तो शुरुआत करें, अगर आप तैयार हो तो। मैं पढ़ाऊंगा पर 2 दिन बाद पढ़ाऊंगा बेटा, मतलब मंडे को पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। क्योंकि अभी मैं 2 दिन आपको जो कोर टॉपिक है ना, जो कि मेरी बुक में भी आपको दिए गए, अगर बुक खोलोगे तो शायद बुक का पहला, दूसरा, तीसरा पेज आपको वही दिखाई देगा ना, मेरी बुक का जो आपके पहला, दूसरा, वर्ल्ड ज्योग्राफी पहले नंबर पे मेरी बुक के अंदर, और उसमें पहला, दूसरा, तीसरा टॉपिक आपके सामने कौन सा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, ब्रह्मांड है, अक्षांश, देशांतर है, चट्टान है। तो ये 4 टॉपिक पहले हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में कब आएंगे, उसके बाद दोस्तों हम जो है वो आएंगे किसकी ओर में, हम हमारा जो महाद्वीप वाला चैप्टर उसकी ओर आएंगे, ठीक है। तो लिखो पहला टॉपिक आप, पृथ्वी की आंतरिक संरचना लिखिए, टॉपिक नंबर फर्स्ट लिखना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर एग्जाम में सवाल उठाता है टॉपिक जो है। देखो, अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टान और ब्रह्मांड, ये चारों टॉपिक एग्जाम में हर कोई एग्जाम में सवाल निश्चित उठाती है ना, तो हमें ढंग से देखना है। ये मत सोचना कि यार गुरुजी हमने आज तक पढ़ा नहीं है, मैं उन्हीं को पढ़ा रहा हूँ जिन्होंने आज तक नहीं पढ़ा, ठीक है। बाकी दोस्तों, भूगोल तो मेरा खुद का सब्जेक्ट है, मतलब मेरे पास जो सब्जेक्ट था वो भूगोल था, मैंने भूगोल में ही सब कुछ प्रयास मेहनत की अपनी लाइफ के अंदर, तो भूगोल तो मेरा सबसे मजबूत सब्जेक्ट में से एक है ना, भूगोल और साइंस जो है। तो मैं आपको जो आपके एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण होगा वो सारी पॉइंट आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए, कंटेंट मेरी किताब से ही लिया गया है, अब मैं एनसीईआरटी नहीं बोलता हूँ, मेरी किताब बोलता हूँ, मैंने मेरी किताब को उसी में से लिखा है, तो कंटेंट आपको मेरी बुक से मिल जाएगा। और मंडे तक आप अपने पास वर्ल्ड मैप रखिएगा, ये 2 क्लास तो आपकी बिना वर्ल्ड मैप के भी चल जाएंगे दोस्तों। देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ये पृथ्वी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी बात कर रहे हैं, ये आपको दिखाई नहीं दे रही रसगुल्ला ना। हम दोस्तों अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लो बेटा, मान लो ये आपकी पृथ्वी है दोस्तों ना, मान लो ये पृथ्वी है, और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं खड़े होकर आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं दोस्तों इसके अंदर की बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, मैं इसके अंदर की ओर बात कर रहा हूँ। तो अगर दोस्तों मैं इसको केक मान लूं दोस्तों, तो केक का दोस्तों एक पीस काटते हैं ना आपके, ऐसे ही इसका एक पीस काट लेंगे हम लोग, ठीक है। और दोस्तों केक में क्या क्या है वो उस एक पीस में तो आता है ना आपके, एक पीस मैंने काटा उसका, तो एक पीस में केक में दोस्तों कौन कौन सा फ्लेवर है, उसमें ब्रेड कहाँ है, उसमें क्रीम कहाँ है, उसमें फ्रूट्स कहाँ है, वो सब उस एक पीस में आ जाएगा, ठीक है। तो वही दोस्तों पीस जो है मैं काटने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यह मैंने एक पीस जो है यहाँ पर काट दिया, और मैं दोस्तों इस एक पीस के द्वारा समझने का प्रयास करूंगा कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या भरा हुआ है, ठीक है। पृथ्वी के अंदर क्या भरा हुआ है, मैं इस एक पीस से समझने का प्रयास करने वाला हूँ, ठीक है। इसको दोस्तों मैंने काट कर यहाँ पर बना लिया, ठीक है, इसको मैंने काट कर यहाँ पर बना लिया, इस एक पीस को ना बेटा। अब ये एक पीस मैं 2-3 बार बनाऊंगा आपके सामने, ठीक है। एक डायग्राम में सब कुछ नहीं लिखूंगा वरना होच-पोच हो जाएगा मामला। विश्व के भूगोल में लिखना कम है, डायग्राम ज्यादा बनाने, ठीक है, ये पहले कह रहा हूं आपसे ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने इस एक पीस को काट के यहाँ पर अलग से निकाल लिया, ठीक है। अब दोस्तों इसमें दोस्तों आपके इस पीस में आपके सबसे ऊपर पूछो क्या आपके, यहाँ पर पहला पॉइंट आपके, मतलब दोस्तों मेरे पैरों के नीचे जो आपकी जगह है, मेरे पैरों के नीचे जो भी है उसको बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं, क्रस्ट, या फिर हिंदी में कहते हैं इसको भूपपेट, है ना। तो देखिए आपके इसको बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। हम ऊपर से चल रहे हैं नीचे ना, या फिर साथ ही इसी को बोलते हैं हिंदी में आपके भूपपेट, ठीक है। आप तो क्रस्ट ध्यान रखना, एग्जाम में क्रस्ट ही लिखा था, ठीक है, एग्जाम में क्रस्ट ही लिखा था, आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है। इसके दोस्तों नीचे पहली लेयर क्रस्ट की होगी, उसके साथ ही नीचे आपको होता है मेंटल, दोस्तों यहाँ पर होता है मेंटल, और उसके नीचे होता है कोर। क्या होता है, कोर। तो ये ब्रेड के, ये मैंने केक का एक पीस काट लिया, उस पीस का सबसे ऊपर वाला हिस्सा कौन सा हो गया, वो हो गया आपका क्रस्ट, ठीक है। उससे दोस्तों नीचे कौन सा हो गया, मेंटल हो गया। उससे नीचे वाली लेयर कौन सी, कोर हो गई, जो पृथ्वी के केंद्र तक आपको नजर आने वाली, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक पूछूं आपसे, इसे दोस्तों बोलते हैं, अगर साथियों में इसको गोला मान लूं दोस्तों, अगर मैं इसको गोला मान लूं तो यह क्या दोस्तों, अरे केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसे गोले में बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ आपके और यहाँ तक जाऊँ तो आपके, तो कुल दोस्तों कुल दूरी कितनी है आपकी, तो पृथ्वी की जो रेडियस है वो कितनी है, 6378 किलोमीटर, या फिर दोस्तों लगभग आपको बुक के अंदर 6370 किलोमीटर मिलने वाली, ठीक है। तो यहाँ से अगर दोस्तों यहाँ पर 0 किलोमीटर है तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होता है 6378 किलोमीटर, या फिर 6370 किलोमीटर, कुछ भी लिख दीजिए आपकी मर्जी हो, ठीक है। लगभग इतना बोलते हैं ना, लगभग बुक में ऐसा लिखा होता है कि लगभग 6370 किलोमीटर है, ठीक है। बाकी दोस्तों कहीं पर 1 किलोमीटर अधिक है, कहीं पर ज्यादा है, वो अलग मुद्दा है, ठीक है। पर लगभग 6370 किलोमीटर जो है वो पृथ्वी की रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो आपकी इतनी है, ठीक है। अब दोस्तों मुझे बांटना है इन तीनों को इस दूरी के अंदर, ठीक है। शुरुआती 100 किलोमीटर कौन सा है, शुरुआती 100 किलोमीटर जो है वो क्रस्ट का पार्ट दोस्तों होता है, मतलब जो पृथ्वी की सरफेस से 100 किलोमीटर नीचे जाऊंगा सो केवल क्रस्ट होती है, उसको बोलते हैं भूपपेटी कहते हैं, उसको क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखिए आप 100 किलोमीटर, ठीक है। तो 0 टू 100 किलोमीटर का होता है क्रस्ट होता है, ठीक है। और वहीं दोस्तों 100 किलोमीटर टू पूछूं आपसे, यहाँ से दोस्तों आपके 2900 किलोमीटर पूछूं आपसे, ये होता है मेंटल। क्या होता है, मेंटल, ठीक है। और इसके बाद होता है कोर। क्या होता है, कोर। तो 0 से 100 किलोमीटर क्रस्ट होता है, 100 से 2900 किलोमीटर मेंटल दोस्तों, और इसके बाद में पूरा क्या होता है, कोर होता है, ठीक है। अब साथियों क्रस्ट दोस्तों किसका बना होता है,
हम दोस्तों जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं आपके, वहां पर जो मिट्टी है और एक एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो क्रस्ट सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का बना होता है। मिट्टी मतलब सिलिकॉन एसआई, ठीक है। तो क्रस्ट सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का बना होता है, इसलिए क्रस्ट को बोलते हैं हम लोग सीआर। क्या बोलते हैं क्रस्ट को? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीआर कहते हैं। क्यों बोलते हैं बेटा सीआर? क्योंकि सीआर होता है ये, मतलब इसमें सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम है। क्या है इसमें? सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम है। जैसे मैं लिख रहा हूं साथ के साथ ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें क्रस्ट में। मेंटल दोस्तों, मेंटल में आपकी सीमा है, कौन है? मेंटल। तो सीमा मेंटल रसगुल्ला, वही दोस्तों सीमा ना, सीमा मेंटल आपकी मान लो, ठीक है। सीमा मेंटल है दोस्तों ना, ये वही सीमा है रसगुल्ला, सीमा मेंटल है। तो सी का मतलब हो गया सिलिकॉन, और एम ए दोस्तों हो गया मैग्नीशियम मान लो, ठीक है। यहाँ पर ना माना कि मैग्नीशियम का जो सिंबल है वो एमजी होता है, पर यहाँ पर आप मान लो यहाँ पर मैग्नीशियम माना है इसको। तो सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम का बना होता है, ठीक है। और वहीं दोस्तों कोर की बात करूं आपसे, ये बना होता है निफे का, इसका निफे का, NiFe, निफे। और निफे का मतलब क्या हो गया? निकल प्लस फेरस, निकल प्लस फेरस, या फिर इसको बोलते हैं आयरन। आयरन। कल बिहार पुलिस में पूछा गया था कि लोहे का सिंबल क्या है, तो Fe होता है, फेरस होता है लोहे का सिंबल। तो क्रस्ट मेंटल कोर, कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्रम क्या है? क्रस्ट मेंटल कोर, 0 से 100 किलोमीटर क्रस्ट, 100 से 29 किलोमीटर मेंटल, और 29 किलोमीटर से आपके 63 70 किलोमीटर कितना आपके, वो हो गया आपका कौन सा, वो हो गया आपका कोर, ठीक है। अब क्रस्ट पूछूं आपसे, क्रस्ट दोस्तों कौन सा? क्रस्ट में आपके हो गया कौन सा? आपके क्रस्ट में हो गया सीआर। थैंक यू श्रीपाल जी। क्रस्ट में हो गया सीआर। सीआर का मतलब सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, ठीक है। मेंटल में हो गया सीमा, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, और कोर में हो गया निफे, निकल प्लस लोहा। ये आपको ध्यान रखना है। इतनी बातें अगर आपने पढ़ ली हो तो हम आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों ना। ये मैंने आपको 3 बातें दिखाई इसके अंदर, ये तीनों बातों एग्जाम में मैं फिर कह रहा हूं, मेरी इस वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास से आपका सवाल बाहर नहीं जाएगा, ये तय मानना आप। बस पूरी शिद्दत से आपको पढ़ना है, ठीक है। 7-8 दिन चलेगी वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली क्लास जो है, और आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये सीआर सीमा निफे दोस्तों। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो फिर बनाओ दोबारा से, ये बनाना पड़ेगा 2-3 बार आपको, ठीक है। एक बार फिर बनाओ दोस्तों, फिर बनाओ एक बार। यहां लिखो, वापस लिखो, क्रस्ट मेंटल कोर। एक डायग्राम में बनाऊंगा तो आप क्या होगा, आपका खिचखिच जाएगा मामला, ठीक है। यहां पर लिखना सीख लो आप, ये यहां पर लिखना शुरू कर दो आप, है ना। इससे आपको बार बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। देखो दोस्तों, क्रस्ट मेंटल कोर, यही हमने अभी हाल ही में पढ़ा है, क्रस्ट मेंटल कोर, ठीक है। जो दोस्तों मिट्टी है हमारी दोस्तों, जिसके ऊपर हम और आप खड़े हुए हैं या फिर दोस्तों रहते हैं, वो क्रस्ट का एक पार्ट है। इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर, क्या बोलते हैं? स्थल मंडल कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों मैं खड़ा हूं मान लो, तो रसगुल्ला, यह जो पार्ट है आपके क्रस्ट का सबसे ऊपरी भाग, क्या बोलेंगे इसे? बोलेंगे क्रस्ट का सबसे ऊपरी भाग, क्रस्ट का सबसे ऊपरी भाग जो है, इसको बोलेंगे क्या? लिथोस्फीयर। क्या बोलेंगे? स्थल मंडल। क्रस्ट का सबसे ऊपरी भाग जो है, इसको बोलेंगे लिथोस्फीयर, या फिर क्या बोलेंगे? इसको स्थल मंडल कह देंगे, ठीक है। तो क्रस्ट का सबसे ऊपरी भाग जो है, इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं इसको, या फिर दोस्तों इसको स्थल मंडल कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। या फिर इसको स्थल मंडल कहते हैं ना। क्रस्ट का सबसे ऊपरी भाग लिथोस्फीयर होता है या फिर स्थल मंडल होता है, ठीक है। पहला पॉइंट दोस्तों आपके सामने, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों मेंटल जो है, इसका जो ऊपरी भाग जो है, मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है, उसको बोलते हैं एस्थोनोस्फीयर। जाने कितनी बार से एग्जाम में आया हुआ है, दुर्बल मंडल किसका भाग होता है? मेंटल का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? एस्थोनोस्फीयर। तो देखिए, कभी सवाल पूछे आपसे मेंटल का ऊपरी भाग, ठीक है। देखिए मेंटल का ऊपरी भाग, इसको बोलते हैं एस्थोनोस्फीयर, या फिर बोलते हैं इसको दुर्बल मंडल। मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है उसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर, या फिर दोस्तों इसे क्या बोलते हैं? दुर्बल मंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं? दुर्बल मंडल, ठीक है। तो मेंटल का ऊपरी भाग स्थल मंडल, सॉरी एस्थेनोस्फीयर कहलाता है, या फिर इसको दुर्बल मंडल कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों जो कोर है ना, जिसको क्रोड भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? क्रोड भी कहते हैं इसको ना, कहीं कहीं आपको क्रोड भी मिल जाएगा, एक ही बात है। जो कोर है दोस्तों, इसे कहते हैं पेरिस्फीयर। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, पेरिस्फीयर क्या है? तो कोर को बोलते हैं पेरिस्फीयर। कोर को क्या बोलते हैं? कोर को कहते हैं आपके पेरिस्फीयर, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोर को बोलते हैं पेरिस्फीयर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं ऊपर से, अगर मैं ऊपर से नीचे जाता हूं, अगर मैं पृथ्वी में दोस्तों ऊपर से नीचे जाऊंगा, तो आपको ध्यान रखना है तापमान बढ़ेगा दोस्तों। अगर मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा पृथ्वी के अंदर, तो तापमान बढ़ने वाला है, ठीक है। 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, नीचे जाऊंगा तो। पहला पॉइंट दोस्तों ना। अगर साथियों मैं तो नीचे जाऊंगा तो प्रेशर दोस्तों बढ़ेगा, ऑब्वियसली दोस्तों। अगर मैं पृथ्वी के अंदर जाऊंगा तो मेरा जो प्रेशर दोस्तों होगा मेरे ऊपर जो है वो बढ़ने वाला है, दबाव बढ़ेगा, और दोस्तों घनत्व जो होगा वो भी बढ़ने वाला है, टेंस दोस्तों होने वाला है। ऊपर सिलिकॉन, ऊपर मिट्टी है, नीचे लोहा है दोस्तों। ऊपर तो मिट्टी है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम हल्की होती है, नीचे दोस्तों लोहा भर रहा है, तो टेंस हो गया नीचे। तो 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं ऊपर से नीचे आऊंगा तो तापमान बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा और घनत्व बढ़ेगा, ठीक है। आप इस बात को यहां लिखिए। अगर साथियों ऐसा करेंगे दोस्तों हम लोग, तो ऐसा अगर करेंगे हम लोग तो क्या होगा? ऐसा करने पर लिखना, ऐसा करने पर अगर मैं ऊपर से नीचे आऊंगा तो तापमान बढ़ेगा, ठीक है, दबाव बढ़ेगा, और जो घनत्व है, डेंसिटी जो है, यह भी बढ़ने वाली है। तो अगर मैं ऊपर से नीचे आऊंगा तो तापमान बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, और जो घनत्व है, डेंसिटी जो है, यह भी बढ़ने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पृथ्वी का दोस्तों ओवर, मतलब पृथ्वी का एवरेज डेंसिटी कितनी होती है? 5.5 होती है। पृथ्वी की पूछूं आपसे, एवरेज डेंसिटी कितनी होती है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होती है ना। इस पॉइंट को लिखो आप यहाँ। पृथ्वी का
औसत घनत्व कितना होता है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। घनत्व का मतलब होता है इकाई आयतन में जो द्रव्यमान होता है उसको बोलते हैं घनत्व, ठीक है। तो आयतन का इकाई क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, और जो आपका क्या बोलते हैं जो आपका द्रव्यमान है उसका इकाई ग्राम हो गया, तो ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब होगा, आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों एवरेज है। अब मैंने आपसे कहा कि अगर दोस्तों अगर ये बात ठीक है तो मुझे आप ये बताओ कि इन तीनों में से क्रस्ट मेंटल्स और कोर में से सर्वाधिक घनत्व किसका होने वाला है। अगर ये बात ठीक है, अगर गुरुजी आपने ऐसा कहा है ठीक है, और हम भी इस बात को तो मानते हैं कि सिलिकॉन हल्का है, मिट्टी हल्की है और लोहा भारी है, हम भी इस बात को मानते हैं, तो अगर ये ठीक है तो इस कंडीशन में इस कोर का जो घनत्व होगा वो इस पृथ्वी में सर्वाधिक होना चाहिए। ये दोस्तों होना चाहिए। अरे ये दोस्तों अगर मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ घनत्व बढ़ रहा है तो यहाँ सर्वाधिक जो घनत्व होना चाहिए, बिल्कुल दोस्तों सर्वाधिक यहीं पर होता है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो किसका होता है कोर का होता है। लिख लीजिए, ये नोट का पहला पॉइंट हो गया लिखना, कोर का घनत्व सर्वाधिक 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। चलो इस बात की पुष्टि मैंने यहां से कर दिया ना। तो जब हम कंसेप्ट पढ़ते हैं तो उसकी पुष्टि जो है फैक्ट से होती है कि ऐसा होता है या नहीं होता, ठीक है। मतलब वस्तु की डिमांड बढ़ी तो उसका प्राइस बढ़ा या नहीं बढ़ा, इसकी पुष्टि फैक्ट से होगी। जाकर चेक कर लो भाई, कोई वस्तु की डिमांड अधिक है उसका प्राइस बढ़ा नहीं बढ़ा, वो जाकर चेक कर लो। तो फैक्ट जो होता है ना वो कंसेप्ट को मजबूत करता है। ये फैक्ट है जो कि हमें ज्ञात हुआ है, जो कि हमने चेक करा, ये फैक्ट है दोस्तों, और ये कंसेप्ट है। तो जो फैक्ट और कंसेप्ट दोनों साथ होंगे ना तो समझना तैयारी मजबूत है आपकी, आपके समझ में भी अच्छा आएगा। जब मैंने आपसे कहा कि ऊपर से नीचे जाओगे तो ऊपर मिलेगा सिलिकॉन मतलब मिट्टी दोस्तों, एल्यूमिनियम हल्की है, नीचे मिलेगा आपको लोहा निकल, सो भारी भारी धातु मिलेंगी। मतलब अगर ऊपर से नीचे आऊंगा मैं तो ये दबाव तो अधिक होने वाला है, घनत्व अधिक होने वाला है। नीचे वस्तु सारी पिघली दोस्तों, पिघली अवस्था में मिलेगी। ये निकल दोस्तों लोहा पिघला हुआ है आपके नीचे, और वही दोस्तों मेग्मा के रूप में ज्वालामुखी के रूप में फूटता है बाद में, ये सब तो पिघला हुआ अवस्था में। तो गुरुजी ठीक बात है, तापमान बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा, ठीक है, और ये काम होने वाला है। देखो फटाक से हिंदी समझ नहीं आता है, क्यों समझता है हिंदी फिर? लिख लिया, आगे बढ़ जाए। अब देखो दोस्तों दोबारा बनाना पड़ेगा एक बार डायग्राम, ठीक है, एक बार दोबारा बनेगा डायग्राम जो है ना। क्यों बनेगा भाई साहब दोबारा? अभी दोस्तों मैं दोबारा एक कंसेप्ट और बता रहा हूँ आपको इसके अंदर, ठीक है। देखिए कभी सवाल पूछूं आपसे कि क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाली धातु कौन सी है, 3 क्वेश्चन लिखो आप, लिखो नोट। इसे कहते हैं क्रस्ट। सवाल है मेरा पहला पॉइंट, तो क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाली धातु कौन सी है, बताओ। दो क्वेश्चन आपके सामने, सोच के बताना आपको, दो क्वेश्चन आपके सामने। एक क्वेश्चन और लिखो, देखो पृथ्वी में क्रस्ट मेंटल और कोर में से सर्वाधिक आयतन किसका है? सोच समझ के आंसर देना, ठीक है, ठंडे दिमाग से आंसर देना है। 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, ठंडे दिमाग से आंसर दीजिए, तीनों क्वेश्चन आपके सामने, आराम से प्यार से समझ कर जवाब देना। बताओ फटाक से। सेकंड एडिशन वर्ल्ड मैप का आ गया बेटा ना, आ गया बिल्कुल, ऑनलाइन मिल जाएगा, देख लेना। मार्केट में तो पता नहीं मुझे आएगा नहीं, ऑनलाइन का। चलो देखो, देखो क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। देखो फर्स्ट दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे सर्वाधिक जो मिलता है वो मिलता है ऑक्सीजन। कौन मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। सेकंड मिलता है सिलिकॉन, तो पहला मिलता है ऑक्सीजन, ठीक है। कितना परसेंट है? तो क्रस्ट का हम क्रस्ट की बात कर रहे थे, क्रस्ट का 46.6% ऑक्सीजन है, क्रस्ट का 46.6% जो है ये ऑक्सीजन है, ठीक है। सिलिकॉन पूछूं आपसे 27.7%, ये ऑक्सीजन। तो क्रस्ट का 46.6% ऑक्सीजन है, 27.7% सिलिकॉन। क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाली धातु कौन सी है? पर दोस्तों समस्या यहाँ पर ये बेटा, ना तो दोस्तों ऑक्सीजन धातु है और ना ही सिलिकॉन। ऑक्सीजन आप जानते हो गैस अधातु है, और सिलिकॉन भी आपके गैस धातु नहीं। सवाल यहाँ पर ये पूछा है कि धातु कौन सी है। तो तीसरा स्थान आता है इसका एल्यूमिनियम का, इसमें नंबर थर्ड कौन है? 8% के आसपास एल्यूमिनियम मिलती है, तो इसमें नंबर थर्ड आता है एल्यूमिनियम। तो आपको ये टॉप 3 ध्यान रखनी है। सवाल को आराम से पढ़ना है। सवाल पूछे कि भाई क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन एक होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन धातु नहीं है, मैं इतना कह रहा हूं आपसे ना, ऑक्सीजन सिलिकॉन धातु नहीं है, मेटल नहीं है। मेटल कौन सा? एल्यूमिनियम। तो नंबर थर्ड एल्यूमिनियम में 8% के आसपास मिलता है, तो हमारे इस सवाल का आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम। हमारे सवाल का आंसर क्या होने वाला है? एल्यूमिनियम होने वाला है। ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल निकालो दोस्तों। देखो कंफ्यूज वो लोग होते हैं जो समझते नहीं है। कंफ्यूज कौन होते हैं? जो समझते नहीं, वो कंफ्यूज रहते हैं, जिंदगी भर रहते हैं।
मैंने इसलिए आपको समझा दिया कि एल्यूमिनियम क्यों होगा, क्योंकि ये शुरुआत वाली धातु नहीं है बेटा, इसलिए एल्यूमिनियम होगा। ठीक है। अब पृथ्वी में क्रस्ट, मेंटल और कोर में सर्वाधिक आयतन किसका है? सर्वाधिक जगह कौन घेरने वाला है? सवाल ये पूछा। देखो यहाँ देखना दोस्तों, क्रस्ट केवल 0 से 100 किलोमीटर है। ठीक है। 100 से 2900 कौन सा आपके, ये कौन हमारा, ये हमारा मेंटल हो गया। ठीक है। तो 2900 से आपके 6370 पूछूं आपसे, ये तो कोर हो गया। तो यहाँ दोस्तों एक लंबा क्या है, यहाँ पर एक लंबा एरिया और तो बड़ा एरिया यहाँ पर आने वाला है। ठीक है। मतलब दोस्तों इस पूरी संरचना का 85% मेंटल के पास होता है। ठीक है। तो पृथ्वी के आयतन का 83% भाग किसके पास है? मेंटल के पास। तो लिखो पृथ्वी के आयतन का, अरे दोस्तों गोला है ना, देखो ऐसा है ना, ये ऐसा है दोस्तों। ठीक है। ये जो आपका जो ये वाला हिस्सा केवल इतना मिलता है, ऐसा मिलता है, ये कोर है। यहाँ पर आयतन से कम होगा, यहाँ पर परिधि अधिक है, यहाँ पर आयतन अधिक होगा, ये तो कोर है आपकी। अगर आप मेरी बुक खोलोगे दोस्तों, तो उस बुक का जो डायग्राम बना हुआ है उसको चेक करना दोस्तों, आपको महसूस होगा डायग्राम में कि मेंटल, अधिकांश पृथ्वी का भाग मेंटल दिखाई देगा आपको। मैंने डायग्राम बनाया, ये वाला डायग्राम मैंने बनाया हुआ, आप चेक करना, ये मेंटल है। कौन सा? ये वाला मेंटल, और ये कोर है, ये वाला कोर है। अब मुझे बताओ आप अधिकांश भाग कौन सा दिखाई दे रहा है आपको इसमें? यही दिखाई दे रहा है ना, मेंटल वाला। तो लिखना पृथ्वी के आयतन का 83% भाग जो है ये मेंटल के पास, तो इसका आंसर मेंटल होगा। ठीक है। ये 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया आपकी खोपड़ी में, कभी सवाल पूछे तो ठीक कर दोस्तों ना। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि हमें दोस्तों क्रस्ट को मेंटल से अलग करने के लिए, क्रस्ट को भी 2 भागों में अलग करने के लिए, मेंटल को भी 2 भागों में अलग करने के लिए, मेंटल को कोर से अलग करने के लिए, कोर को भी 2 भागों में अलग करने के लिए हमारे पास में क्या है, हमारे पास दोस्तों आपके हमने एक चित्र बना, हमने एक लाइन बना ली, एक चित्र बना दिया, और उसको बोलते हैं असंबद्धता, या फिर दोस्तों उसी को इंग्लिश में बोलते हैं आपके डिसकंटिन्यूटी। और हमने बहुत सारे जो आपके भूगोलवेत्ता होते हैं, जो कि बहुत सारे साइंटिस्ट मान लीजिए, बहुत सारे आपके जो सर्वे करने वाले जो वैज्ञानिक होते हैं, उनके नाम पर हमने उनका नाम रख दिया, जैसे कॉन्रेडो, मोह, रेपिटी, गुटेनबर्ग, लेहमन, ये आपने सुने होंगे। एसएससी भर भर के सवाल पूछता है यहाँ से, हर एग्जाम में सवाल दोस्तों आता है यहाँ से असंबद्धता से। तो लिखिए आप असंबद्धता, असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धता, इसका अर्थ है अलग करने के लिए ना। इसका यूज कहां पर होगा? पृथक करने के लिए, सेग्रेगेशन करने के लिए ना, पृथक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है। कोर के 2 भाग को पृथक करने के लिए अलग दोस्तों नाम है, मेंटल का अलग नाम है, देखिएगा। अब बड़े आराम से बनाना है आपको। ठीक है। ये हो गया हमारा क्रस्ट, अब मैं लिखूंगा नहीं। ठीक है। ये क्रस्ट दोस्तों, ये मेंटल, ये कोर, ये आप समझ चुके हो। ठीक है। देखिए ये हो गया ऊपरी क्रस्ट, ये हो गया निचला क्रस्ट, ये हो गया ऊपरी मेंटल, ये हो गया निचला मेंटल, ये हो गया ऊपरी कोर। इसमें दोस्तों आएगा नहीं यहाँ पर ना, इसमें यहाँ पर आएगा नहीं, तो कोई बात नहीं, केवल ऊपरी निचला लिखता हूँ ना, क्या होगा इसको, ये ऊपरी और निचला। इसको बाह्य और आंतरिक लिख सकते हो आप चाहो तो ना, बाह्य आंतरिक लिख सकते हो अगर आप चाहो। देखो पृथ्वी के चक्कर में चाय ठंडी हो गई ना। अब दोस्तों यहाँ पर इसके बीच में हमने एक असंबद्धता बना दी यहाँ पर। ठीक है। एक हमने यहाँ पर बना दी, एक हमने यहाँ पर बना दी, एक यहाँ पर बना दी, और एक यहाँ बना दी। ये 5 बनाई कुल हमने, इतनी बनाई, 5 बनाई। शायद पांचों की पांचों आपको दिखाई देंगे ना, 1 2 3 4 5 बनाई। इसकी तो ट्रिक है, मैं पहले आपको ट्रिक लिखवा रहा हूँ। ठीक है। कौन मारे गुलेल, लिखिए। जब दोस्तों पड़ोसी पड़ोसन छत पर होती है और आप भी छत पर होते हो, राखी का माहौल चल रहा है और राखी के दोस्तों माहौल में पतंग उड़ाई जा रही है, पड़ोसन छत पे दोस्तों, तो आप जो है गुलेल से कुछ मारते हो ना, तो वो बोलती है कौन मारे गुलेल। तो लिखिए कौन मारे गुलेल, ठीक लिख दो पहले, कौन मारे गुलेल। देखो कौन मारे गुलेल दोस्तों ना, देखो पहली बात करूं आपसे, ये कॉन्रेडो, मां से हो गया कौन सा, कॉन्रेडो पहला हो गया, मां से हो गया मोह, कौन हो गया मोह, रे से हो गया रेपिटी, ठीक है, और गू से हो गया गुटेनबर्ग, और ले से हो गया लेहमन। तो 5 हो गए। ठीक है। अब इन 5 के नाम लिख लो। देखो नंबर फर्स्ट लिखना कॉन्रेडो, नंबर 2 लिखिए मोह, नंबर 3 लिखिए आपके रेपिटी, नंबर 4 लिखिए गुटेनबर्ग, नंबर 5 लिखिए लेहमन। ठीक है। अब अगर सवाल पूछे आपसे कि कॉन्रेडो असंबद्धता किसको अलग करती है, तो क्रस्ट को 2 भाग में डिवाइड करती है। ठीक है। क्रस्ट को 2 भाग में विभाजित करती है। मोह पूछूं आपसे, क्रस्ट और मेंटल के बीच में, क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सी मोह। रेपिटी पूछूं आपसे, मेंटल को 2 भाग में। गुटेनबर्ग पूछे आपसे, कोर और मेंटल को अलग करती है, कोर मेंटल के मध्य। और लेहमन पूछूं आपसे, कोर को 2 भाग में। दिल भेज दो फटाक से, अगर ये सारी बात समझ में आ रही हो आपके, दिल भेज दो। इसका सवाल मैं आपको दिखाता हूं, एक बार दिल भेजो फटाक से।
एक कमेंट को 5 बार करने वाले को ब्लॉक कर दिया। सबसे हाई लेवल का सवाल दिखा रहा हूँ एक साथ, ठीक है? सबसे हाई लेवल का सवाल एक साथ दिखा रहा हूँ आपको। लो भाई सवाल को दिखाओ इनको और बताओ क्या आंसर आएगा आपका इसके अनुसार। दिखाओ वो सवाल देखता हूँ मैं, बताओ इसका आंसर। बताओ क्या आंसर फटाक से। एक और देख लो। आंसर दिखाओ क्या है। एक क्वेश्चन दिखाएं कर दो। जल्दी जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा ओ मेरे। 5 मिनट मिल सकती है, थप्पड़ मारो 5 मिनट में। आधी मिनट पता फटाक से आंसर क्या। ठीक है, देखो रिपेटिव ऊपरी और निचला मेंटल। देखो रिपेटिव कहां पर है? नंबर 3 पर है, बिल्कुल ठीक बात है। मेंटल के दोनों भागों में। ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। मोह लिख रहा है ऊपरी और निचली पपड़ी दोस्तों ना, पपड़ी मतलब क्रस्ट हो गया, ठीक है? तो मोह ना 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 क्रस्ट और मेंटल है, तो नंबर 2 गलत हो गया। तो 10 बार पूछूं आपसे बाहरी और आंतरिक कोर दोस्तों। नहीं नहीं लहमन होगा ना, कोर के मध्य तो लहमन होगा। तो ठीक है ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो गया। एक और दिखाओ फटाक से, एक और सवाल दिखाओ। अब मैंने हटा दिया, अब बताओ क्या आंसर आएगा। एक और सवाल दिखाओ। ये देखो एक और सवाल, डीएमआरसी एएएम इलेक्ट्रिकल पेपर कोई हुआ है, उस पर आया हुआ है। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इसका। जल्दी बताओ फटाफट छाप के बताओ क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर होने वाला है। समझ गए होंगे सवाल को। पृथ्वी के ऊपरी कोर और निचले कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसको क्या बोलते हैं ना? तो ऊपरी कोर निचला कोर। सबसे अंतिम वाला कौन सा है? लहमन होगा ना, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। कर लोगे ना, चलो ठीक है। ये दोस्तों हमारा जो पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है वो मैंने आपको लिखा है, ठीक है? टॉपिक नंबर 2 लिखिए। देखो चट्टान, देखो चट्टान, ये भी भाई बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। रॉक्स, देखो चट्टान रॉक्स। चट्टान क्या दोस्तों होती है? पृथ्वी के क्रस्ट पर। आप समझ रहे हैं? हम पृथ्वी के क्रस्ट की दोस्तों बात कर रहे हैं और जिस पर आप और मैं खड़े हुए वो क्रस्ट की दोस्तों। क्रस्ट का भी लिथोस्फीयर पे खड़े हम लोग, आप लोग ना स्थल मंडल के ऊपर। तो पृथ्वी के किस क्रस्ट पे, पृथ्वी के क्रस्ट पर मिलने वाली कठोर और मुलायम चट्टान, कठोर और मुलायम आपके पदार्थ जो होते हैं उनको चट्टान कहते हैं। चट्टान दोस्तों हमें सुनने में लगता है कि भाई चट्टान बहुत कठोर होगी, मुलायम भी दोस्तों होती है चट्टान में। अब सारी चट्टान में से कुछ मुलायम भी होती है, ठीक है? तो पृथ्वी के क्रस्ट पर मिलने वाले कठोर और मुलायम पदार्थ को चट्टान कहते हैं। पहली बात तो ये लिखो, कोई पूछता नहीं फिर भी लिख लो। पृथ्वी के क्रस्ट पर मिलने वाले कठोर और मुलायम पदार्थ को चट्टान कहते हैं। अच्छा पूछूं आपसे, स्टडी ऑफ रॉक्स क्या कहलाता है? ये सवाल आपके लिए मैंने ज्योग्राफी में दिखाया था, सॉरी मैंने आपको बायोलॉजी में दिखाया था ये। बताओ स्टडी ऑफ रॉक्स, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ रॉक्स जो है क्या कहलाता है? और अगर दोस्तों हमें चट्टानों की उम्र ज्ञात करनी हो, अगर उन चट्टानों से जीवाश्म नहीं है, अगर हमें उसकी उम्र ज्ञात करनी हो तो कैसे करते हैं? उसके लिए साथ ही यूरेनियम जो है आपके उसका यूज करते हैं, ठीक है? चट्टानों की जो उम्र होती है, चट्टानों की उम्र के लिए ना, चट्टानों की जो उम्र होती है इसे ज्ञात करने के लिए यूरेनियम जो है इसका यूज करते हैं। मैंने पूछा आपसे स्टडी ऑफ रॉक्स क्या कहलाती है? बताओ कमेंट बॉक्स में। स्टडी ऑफ रॉक्स को आप किस नाम से जानते हो? चट्टानों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ रॉक्स, लिथोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, पेट्रोलॉजी। जूली का ठीक आंसर है, जूली का ठीक आंसर है। अरे लिथोलॉजी पैलेंटोलॉजी सबके, पैलेंटोलॉजी तो स्टडी ऑफ फॉसिल होता है, अरे डोबिया एपिग्राफी अभिलेख का अध्ययन होता है, एपिग्राफी। लिखो दोस्तों आपके पेट्रोलॉजी, लिख लो पेट्रोलॉजी, भूलना मत, लिखो पेट्रोलॉजी। तो स्टडी ऑफ रॉक्स क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है? ध्यान रखना ना, स्टडी ऑफ रॉक्स, रॉक्स क्या होता है? पेट्रोलॉजी होता है, इसको चट्टानों का अध्ययन बोलते हैं, ठीक है? अब जो चट्टान 3 तरह की होती है ना, एक होती है प्राइमरी रॉक्स, मतलब जो सबसे पहले आई थी उनको बोलते हैं प्राइमरी रॉक्स ना। सबसे पहले आई थी चट्टान, सबसे पहले क्रस्ट के ऊपर जो भी पदार्थ आए थे उनको बोलते हैं प्राइमरी रॉक्स। आज दोस्तों वर्तमान में वो सबसे नीचे हैं। अरे भाई सबसे पहले दोस्तों आए होंगे, उनके ऊपर कुछ और आया होगा, उनके ऊपर कुछ और आया होगा, सबसे अंत सबसे नीचे कौन मिलेंगे? वही मिलेंगे हमको। तो पृथ्वी के
जो सबसे पहले चट्टान जो आई थी उन्हें बोलते हैं आग्नेय चट्टान, ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं प्राइमरी रॉक्स। कभी सवाल पूछा आपसे कि प्राथमिक चट्टान का उदाहरण कौन सा है, आग्नेय चट्टान, प्राइमरी रॉक्स, सबसे पहले आने वाले चट्टान से यही है, सबसे पहले चट्टान यही दोस्तों आई थी। क्रस्ट पर 90% चट्टान यही मिलती है, पर दोस्तों वर्तमान में चट्टान आपके नीचे चली गई है। अगर आपसे पूछूं ना आपसे कि सर्वाधिक चट्टान कौन सी दिखाई देती है दोस्तों, तो अवसादी दिखाई देती है, क्योंकि ये नीचे है, ये हमें दिखती नहीं है, पर अधिकांश भाग इन्हीं का दोस्तों बना हुआ है। सबसे पहले यही आई थी दोस्तों। अब गुरुजी आई कैसे, तो मैंने आपसे अभी दोस्तों कहा था आपके कि नीचे से जाने पर आपके तापमान बढ़ रहा है दोस्तों, तापमान बढ़ रहा है रसगुल्ला, तो मैंने कहा सो लोहा भी आपके लिक्विड फॉर्म में है दोस्तों, नीचे लोहा लिक्विड फॉर्म में, तापमान दोस्तों बढ़ रहा है। और जब वही दोस्तों आपकी जो लोहा निकल दोस्तों और बहुत सारी चीजें सो जिसको मेग्मा कहते हैं, वो जब दोस्तों आपकी पृथ्वी से बाहर आता है एक फोर्स के साथ में, तो उसको लावा कहते हैं। वो लावा दोस्तों पृथ्वी पर फूटता है एक साथ और वो फिर पृथ्वी पर जम जाता है। जमने के बाद चट्टान जो बनती है उसको बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं हम लोग आग्नेय चट्टान। तो ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाले मैग्मा या लावा से जमने की चट्टान जो बनती है उसको बोलते हैं आग्नेय चट्टान। पर दोस्तों इसमें दोस्तों इतनी गर्मी होती है कि इसमें कोई भी जीव का अंश जो है ना उसमें नहीं बच पाता दोस्तों। सोचिए आप तो ज्वालामुखी क्रिया होगी, वोल्केनो फटेगा दोस्तों, कितनी उसमें हीट दोस्तों होने वाली है, कितनी उसमें गर्मी होगी, कितना उसमें तापमान होगा, इसमें कोई भी जीव का अंश बचता ही नहीं है। कभी सवाल पूछूं आपसे, में कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं होते, आग्नेय में नहीं होते, जीवाश्म नहीं होता। और बाकी दोस्तों आपके जब आपके फटता है आपके और गर्म दोस्तों चीज, कोई तो गर्म चीज जमती है, देखना सो कोई गर्म चीज जमेगी तो उसमें दाने पड़ जाएंगे, देखना आप कोई तो गर्म चीज जमाओगे ना तो उसमें दाने पड़ते हैं, रवेदार हो जाएगा, क्रिस्टल पड़ जाएंगे उसमें। तो रवेदार चट्टान कौन सी, आग्नेय चट्टान। तो आइए 4-5 पॉइंट लिखते हैं ना, लिखिए लिखिए आग्नेय चट्टान। नंबर फर्स्ट लिखिए दोस्तों आग्नेय चट्टान, ठीक है, इनको बोलते हैं इग्निशियस रॉक, इंग्लिश में लिखना चाहो लिख लो। देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो ये क्या बोलते हैं, प्राथमिक चट्टान बोलते हैं, प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इनको, प्राथमिक चट्टान कहते हैं या फिर प्राइमरी रॉक्स कहते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले बाहर आने वाली चट्टान कौन सी, यही है दोस्तों, ठीक ना, सर्वप्रथम जिनकी उत्पत्ति होती है वो यही है। बाकी चट्टान अवसादी सेडिमेंट्री या फिर आपके जो या फिर आपके मॉर्फिक जो रॉक्स हैं, कायंती चट्टान जो है वो इनसे बनेगी। कभी सवाल पूछने कि अवसादी चट्टान किससे बनती है, आग्नेय से बनती है, ठीक है। तो पहला इसको प्राइमरी रॉक्स कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड दोस्तों मैंने आपसे कहा, देखिए नंबर सेकंड लिखिएगा, ज्वालामुखी क्रिया से निकले मेग्मा से निकले मेग्मा के निकले लावा के जमने से निर्मित चट्टान। देखिए मान लीजिए यह पृथ्वी की सरफेस दोस्तों ना, और यहां पर दोस्तों क्या हो रहा है आपके, यहां पर दोस्तों आपकी यह आपके मेग्मा तैयार हो रहा है जो साथियों ऊपर की ओर बढ़ रहा है दोस्तों ना, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, और ये यहां पहुंच गया दोस्तों ना, इसको बोलते हैं मेग्मा। अगर ये पृथ्वी के अंदर है तो पृथ्वी के अंदर गर्म गलित पदार्थ जो होता है, सो पृथ्वी के अंदर गर्म, बहुत गर्म सो की और लिक्विड फॉर्म में गलित पदार्थ जो होता है उसको बोलते हैं मेग्मा। तो कभी पूछे आपसे मेग्मा क्या होता है ना, पृथ्वी के अंदर होगा, पहली बात ना, पृथ्वी के अंदर गर्म गलित पदार्थ, पृथ्वी के अंदर गर्म गलित पदार्थ जो है उसे मेग्मा होता है। आप और मैं जहां खड़े हुए दोस्तों, हो सकता है दोस्तों उसके नीचे भी आपके मेग्मा हो, गर्म गलित पदार्थ। माना कि दोस्तों अब तक उसका विस्फोट नहीं हुआ है, वो अलग दोस्तों बात है, जहां पर विस्फोट होता है उसको बोलते हैं ज्वालामुखी फट गया। मेग्मा दोस्तों जब आपके इस पृथ्वी से बाहर दोस्तों आएगा तो विस्फोट के साथ दोस्तों बाहर आएगा, ठीक है। मान लीजिए जहां दोस्तों यहां पर आपके क्रैक होता है और उसमें मेग्मा जो है आपके ऐसे यहां से बाहर निकलता है, ठीक है, इसको आप बोलेंगे क्या, लावा। ये हो गया लावा। पृथ्वी के बाहर अगर आ गया ना मेग्मा तो लावा बोलते हैं इसको ना, अगर साथियों मेग्मा पृथ्वी के बाहर आ गया तो उसको लावा बोलते हैं। अब ये गर्म है दोस्तों, बहुत निकल रहा है, गर्म है, इसमें धुआं, इसमें बहुत सारे कण, इसमें आपके चट्टान के टुकड़े निकल रहे हैं दोस्तों। कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद ये जम जाएगा दोस्तों, मान लो जम गया, मान लो आपके, मान लो ऐसे जम गया, ठीक है, मान लो ये जम गया, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं आग्नेय चट्टान। तो समझ गए मेरी बात को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल समझा रहा हूं आपको ना, अभी सवाल दिखाऊंगा इसके, ठीक है। इसमें जीवाश्म नहीं मिलेंगे क्योंकि दोस्तों इतना गर्म होता ही है, इसमें कोई जीव का अंश बच ही नहीं पाता है, तो लिखना नंबर थर्ड लिखिए, यह जीवाश्म रहित होता है, फॉसिललेस, ठीक है। और नंबर फोर्थ लिखिए दोस्तों आप जो है, ये रवेदार चट्टान होती है। कैसी होती है, रवेदार। कोई भी गर्म चीज को ठंडा करोगे आप एकदम से तो उसमें क्रिस्टल पड़ जाएंगे ना, रवेदार या फिर क्रिस्टल चट्टान होती है। जब मम्मी आपके घर पे दोस्तों उसको दूध को गाढ़ा करके उसका मावा बनाती, चेक करना उसमें रवे पड़ते हैं ना, और जो जितना रवेदार आपके मावा होता है उतना अच्छा होता है ना। रवा जानते होंगे, जो घर में किचन के बारे में जानते हैं वो थोड़ा बहुत जानते होंगे रवे के बारे में ना, तो रवे मतलब क्रिस्टल जिसमें पड़ते हैं उसको बोलते हैं रवेदार चट्टान। तो आग्नेय चट्टान जो इग्निशियस रॉक है वो कौन सी होती है, वो रवेदार चट्टान होती है, ठीक है। तो मैंने आपसे 3 पॉइंट के, इग्निशियस रॉक ज्वालामुखी क्रिया से बनेगी, सेकंड दोस्तों यह जीवाश्म रहित होगी, ठीक है, थर्ड रवेदार क्रिस्टल होगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसका एग्जांपल, एक क्वेश्चन एग्जांपल आएगा पेपर में दोस्तों, ये तो थ्योरी होगी। अब इसका फैक्ट देखते हैं। देखो हमें इस फॉर्मेट में कौन कौन सी चट्टान मिलती है, देखो एग्जांपल, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, देखो एग्जांपल,
शायद नाम सुना होगा आपने ग्रेनाइट, लिखिए बेसाल्ट, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, लिखिए ग्रेनाइट, लिखिए बेसाल्ट, डायोराइट, गैप्रो, ये भी लिख लो ना, डायोराइट, गैप्रो, ये सारे इसी के एग्जांपल। तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट, गैप्रो, ध्यान रखना दोस्तों ना। अब देखिए रसगुल्ला, सारी चीजें जुड़ी हुई दोस्तों आपस में। अब देखिएगा, मैंने आपसे कहा दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि ये पृथ्वी थी और यहाँ पर दोस्तों आपकी ज्वालामुखी क्रिया होती है और यहाँ पर एक चट्टान बन गई, ठीक है। मान लेते हैं इसका नाम क्या है, इसका नाम बेसाल्ट है। मान लो कौन सी बनी है, बेसाल्ट बनी दोस्तों ना। अब चट्टान दोस्तों बनी है तो आपके हवा चलेगी दोस्तों, हवा चलेगी, आंधियां चलेंगी, बारिश होगी, पानी आएगा, बहुत सारे कारणों से चट्टान जो है वो टूटना शुरू दोस्तों होगी। यस या नो, हर चट्टान टूटेगी दोस्तों। कभी दोस्तों अरावली भी आपके पूरा था, अरावली आज बीच बीच में से आपके समाप्त हो गया, चेक करना दोस्तों। हर पर्वत अवशिष्ट पर्वत में कन्वर्ट हो गई समय के साथ। आज आप जवान हो तो आप भी बूढ़े होंगे समय के साथ। तो मैंने कहा दोस्तों आपसे, आज चट्टान दोस्तों यहाँ पर है तो कल दोस्तों चट्टान जो है टूटना शुरू होगी। हवा से, पानी से, आंधी से, बारिश से, बहुत सारे कारण हो सकते हैं टूटने के दोस्तों। ये टूटना शुरू होगी और टूटकर दोस्तों मिट्टी बनना शुरू होगी। यह ऐसे टूटेगी आपके, और दोस्तों आपके इससे क्या होगा दोस्तों, इससे मिट्टी बनना शुरू होगी, ठीक है। और साथियों यह मिट्टी इसके जो आसपास के क्षेत्र आपके वहां पर हवा के साथ फैल जाएगी। और ये समझ सकते, हवा चलेगी, ये टूटी, वो मिट्टी जो भी बना उसको साथ में लेके चला गया, तो अपने आसपास क्षेत्र में सो यह मिट्टी फैल जाएगी और इस मिट्टी को बोलते हैं काली मिट्टी। देखिए दोस्तों, ये जो मिट्टी जो बनी है वो है काली मिट्टी। तो कभी सवाल पूछे ना आपसे, अच्छा अब एक सवाल पूछो दोस्तों, तो भारत का कौन सा क्षेत्र इस चट्टान से बना हुआ होगा? लॉजिकल दोस्तों, ज्योग्राफी जो है ना, जो दिख रहा है वही ज्योग्राफी है। जो आपको पेड़ दिख रहा है वो ज्योग्राफी है, जो आपको शहर दिख रहा है वो ज्योग्राफी, जो ऊपर दिख रहा है आसमान वो ज्योग्राफी, जो पानी दिख रहा है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब ऑब्जर्वेशन साइंस, ज्योग्राफी पढ़ने का नहीं दोस्तों, ज्योग्राफी ऑब्जर्व करने का साइंस है। अब मैंने आपसे कहा दोस्तों बेसाल्ट है तो वहां पर काली मिट्टी होगी। मैंने सवाल पूछा आपसे, भारत का कौन सा हिस्सा बेसाल्ट चट्टान का बना हुआ है? अब बताओ इसका आंसर। मैं इस लाइन को लिख रहा हूं, आपको बताना इसका आंसर। देखिए नोट लिख दीजिएगा, काली मृदा का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के टूटने को ज्योग्राफी में दोस्तों, ज्योग्राफी में टूटने को आपके अक्षर अपरदन कहते हैं। ज्योग्राफी में जो टूटना है ना उसको बोलते हैं अक्षर अपरदन, इरोजन कहते हैं, ठीक है, टूटना नहीं बोलते ना। तो काली मृदा का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय और अपरदन, आप तो ब्रैकेट में लिखना टूटना, इससे आपको ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं वेस्टिंग। क्या बोलते हैं? वेस्टिंग, ठीक है। तो अक्षय और अपरदन बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय और अपरदन के फलस्वरूप हुआ है। ऐसी लाइन आपको बुक में मिलेंगी देखने को ना, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, दक्कन ट्रैप वाला इलाका वही दोस्तों काली मृदा है, जिसको रैगूर कहते हैं, हम लोग लिख लीजिए। देखिए भारत में दक्कन ट्रैप में पढ़ाएंगे आपको, दक्कन ट्रैप ना भारत में वही महाराष्ट्र वाला जो इलाका है ना, भारत में दक्कन ट्रैप में काली मृदा या फिर रैगूर मृदा, इसको रैगूर भी कहते हैं, रैगूर पाई जाती है, ठीक है। भारत में दक्कन ट्रैप में काली मृदा या रैगूर पाई जाती है, ठीक है। तो दक्कन ट्रैप बेसाल्ट चट्टानों का बना हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत बोल दीजिए आप, दक्कन ट्रैप कह दीजिए आप, महाराष्ट्र कह दीजिए, अभी तो कुछ भी कह दीजिए। जब मैं आपको भारत में पढ़ाऊंगा तो वहां दोस्तों मैं समझाऊंगा आपको कि इन तीनों में अंतर क्या होता है। प्रायद्वीपीय भारत में, दक्कन प्रायद्वीप में और दक्कन ट्रैप में अंतर होता है। फिर आप वहां पर दक्कन ट्रैप बोलना शुरू कर दें, ठीक है। दक्कन ट्रैप मैंने लिखा है, दक्कन ट्रैप करेक्ट वर्ड, दक्कन प्रायद्वीप बड़ा वर्ड, प्रायद्वीपीय भारत उससे बड़ा वर्ड, ठीक है। तो दक्कन ट्रैप सही वर्ड है, आपको ये वर्ड यूज करना है, बाकी तो आपकी मर्जी, जो करो आप कर लेना। तो महाराष्ट्र का जो आसपास का इलाका है वहां बोलते हैं दक्कन ट्रैप, ठीक है। तो वहां पर चट्टान मिलती है। अरे हो गया, ये आपको इतने पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखने, ठीक है। अब देखिए नंबर सेकंड, देखिए नंबर सेकंड, अब सारी चट्टान, देखो नंबर सेकंड, अब सारी चट्टान, इसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या बोलते हैं इसको? सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। अब सारी को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। अब मैं पूछूं आपसे, सुनो, इस चट्टान का निर्माण किससे हुआ? आपके इस चट्टान का निर्माण जो है वो आग्नेय से हुआ होगा। आग्नेय से ही भविष्य में आग्नेय टूटी होगी दोस्तों, और उसे उसके जमाव से सेडिमेंट दोस्तों, सेडिमेंट मतलब आपके निक्षेपण होना, जमना, उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन, जमना को ना। पानी में अगर दोस्तों आपने रेत डाल दी तो रेत जो है वो नीचे जम जाती है, इसको बोलते हैं निक्षेपण होना, डिपोजिशन होना। आपने साइंस में पढ़ा डिपोजिशन होना ना, या निक्षेपण दोस्तों होना, या सेडिमेंटेशन होना, जमना, जमाव को बोलते हैं सेडिमेंटेशन होना। तो आग्नेय चट्टान दोस्तों आपके भविष्य में टूटी होंगी और उससे जो है उनके टूटने से जो कुछ बना होगा मटेरियल, उनके जमने से नई चट्टान बनी, उनको बोला गया अवसादी चट्टान दोस्तों। अब देखिए कमाल दोस्तों, आग्नेय चट्टान से जब बनी थी आपके तो उसमें जीव का अंश बच ही नहीं पाया था। पर दोस्तों जब चट्टान आग्नेय चट्टान से बन गई होगी आपके, तो उस समय दोस्तों आपके वहां पर जीव जंतु होंगे। अब तो समय के साथ वो भी मरेंगे, जैसे नो मरेंगे तो मरने के बाद आपके वो किस में मिलेंगे? मिट्टी में मिलेंगे। मिट्टी का मतलब जो चट्टान से उपस्थित है उसमें मिलेंगे। जब दोस्तों आगे चट्टान टूटेगी और वहां से मिट्टी में आपके जीवों के अंश होंगे, तो जो नई चट्टान बनेगी उसमें जीवों का अंश होगा। तो अवसादी चट्टान में जीवों का अंश होता है, अवसादी चट्टान में जीवाश्म होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अवसादी चट्टान परतदार होती है, सेडिमेंट दोस्तों परतदार चट्टान बनती है, लेयर्स बनती है चट्टान, लेयर। इस लेयर में पत्थर आ गया, इस लेयर में जीवों का अंश आ गया,
इस लेयर में कुछ और आ गया, इस लेयर में कुछ और आ गया, तो लेयर्स बन जाती है चट्टान। इनको बोलते हैं परतदार चट्टान या फिर सेडिमेंट्री चट्टान बोलते हैं। इसमें जीवाश्म दोस्तों होते हैं। यह चट्टान मुलायम होती है, परत दोस्तों बनी, परत बनी मुलायम होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट लिखना है इसमें, आग्नेय चट्टान के, लिखिएगा, इनका निर्माण किससे होता है, इन चट्टानों से होता है, ठीक है। आग्नेय चट्टान के, वही दोस्तों अपक्षय और अपरदन से, वही टूटना ना, या फिर कटाव से, एक ही बात, कटाव से परतदार चट्टानों का निर्माण होता है। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको हम परतदार चट्टान भी कहते हैं। क्या मिलेंगे इसमें, जीवाश्म मिलेंगे, जीवाश्म युक्त होंगे। अब सुनिए दोस्तों, कहानी सुनना, इसमें जीवाश्म मिलेंगे, फॉसिल मिलेंगे, इसमें सर्वाधिक जीवाश्म इसी में मिलते हैं, ठीक है। फॉसिल दोस्तों इसी में मिलते हैं। अब देखो जीवाश्म किसके हो सकते हैं दोस्तों, देखो या तो इंसान के दोस्तों, या तो जानवर के होंगे, ठीक है, या फिर साथियों पेड़ पौधों के होंगे। अरे ऐसा दोस्तों, सजीव कौन है, जीव कौन है, यही तो जीव है, जानवर जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे होंगे। जानवर दोस्तों एक तो वो जो स्थल पर रह रहे हैं, जैसे आप, मैं, गधा, गाय, गाय, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, ये सब दोस्तों जो स्थल पर रह रहे हैं आपके, और कुछ दोस्तों आपके समुद्र में रह रहे हैं, मछलियां, मगरमच्छ। तो जानवर दो तरह के होंगे आपके, एक तो होंगे समुद्री और एक होंगे स्थलीय। यस या नो, पेड़ पौधे भी दो तरह के होंगे, पेड़ पौधे भी दो तरह के होंगे, जलीय या फिर स्थलीय। बाकी दोस्तों कुछ और तो जीव नहीं हो सकता, सजीव नहीं होगा, यही होंगे सजीव। अगर दोस्तों पेड़ पौधे दबे रसगुल्ला तो बनेगा कोयला। अरे दोस्तों पेड़ जो है अगर उसको मैंने जला दिया शाम के, क्या बनेगा, कोयला बनेगा दोस्तों। और अगर जीव जंतु दब गए, सुनना, अगर तो जीव जंतु दब गए तो बनेगा पेट्रोल या फिर तेल, ऑयल। तो अगर आपसे सवाल पूछे भाई सर्वाधिक खनिज तेल, सर्वाधिक कोयला, सर्वाधिक नेचुरल गैस कहां दोस्तों मिलेगी, इन्हीं में मिलेगी, क्योंकि जीवाश्म सर्वाधिक इसी में मिलेगी। और जीवाश्म के दबने से क्या बनता है आपके, पेट्रोल, खनिज तेल, गैस या फिर कोयला बनता है, ठीक है। तो लिखिएगा, लिखिए मेरे साथ दोस्तों आप, जो पेड़ पौधे होते हैं इनसे बनता है कोयला, ठीक है, और जो जीव होंगे इनसे बनेगा खनिज तेल या फिर दोस्तों आपके गैस। अरे रसगुल्ला, यही दोस्तों कारण है, यही तो कारण दोस्तों कि राजस्थान, दोस्तों आपके राजस्थान में जो मरुस्थल है आपके, वहां पर दोस्तों ऐसा कहा गया था कि पहले वहां पर 33 सागर था, वो आज थार का मरुस्थल बन गया दोस्तों। अभी वहां पर खनिज तेल निकला है, अभी वहां पर खनिज तेल निकला है, मतलब दोस्तों वहां पर पहले सागर था और सागर में जीव जंतु थे, और जीव जंतु दबे होंगे तो क्या बना होगा, ये बना होगा। समझिए मेरी बात को, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए इसका एग्जांपल दोस्तों पूछूं आपसे, इसका एग्जांपल क्या दोस्तों, बलुआ पत्थर, जो किले बने हुए, किले बने हुए ना, बलुआ पत्थर, इसके अलावा चूना पत्थर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, ये सारे इसी के एग्जांपल। लिखिएगा, देखिए बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन, देखिए चूना पत्थर, लाइमस्टोन, बिल्कुल दोस्तों जहां पानी होगा उसके पास आपको कोयला, नेचुरल गैस मिलेगी दोस्तों। देख लीजिए आप जितने जो भारत में, आप दिमाग तोड़ाओ अपना और चेक करो, जहां जहां जो नदी है, जहां जहां पानी है, आपको उसके पास ही कोयला, खनिज तेल मिलेगा दोस्तों। बॉम्बे हाई समुद्र के अंदर, सोन नदी घाटी दोस्तों, ये नदी घाटी जो है यहाँ कोयला खूब मिलता है, आप जानते हो। असम के अंदर, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, ओडिशा में। तो मेरी बात शायद समझ रहे होंगे आप, ठीक है। तो देखिए बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, लिखिए डोलोमाइट, ये सारे इसी के एग्जांपल है, किसके, आबसारी चट्टान, ठीक है। तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट आपको ध्यान रखना है। अब लिखिए नंबर थर्ड, कायांत्रित चट्टान, कायांत्रित चट्टान या फिर इसी को बोलते हैं रूपांतरित चट्टान, कुछ भी कह दीजिए, कायांत्रित या फिर रूपांतरित, ठीक है। कायांत्रित या फिर रूपांतरित, इंग्लिश में बोलते हैं उसको मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक। देखो आप में से कुछ वो लोग होंगे जिन्होंने ज्योग्राफी का मतलब कोई देश, मरुस्थल, झील, नदी यही माना होगा दोस्तों आज तक, पर वो सब बाद में आएंगे बेटा। वो सब बने कैसे, ये सारा कंसेप्ट यहाँ मिलता है। हम जब दोस्तों ये पढ़ते थे ना, जब ज्योग्राफी हमारा सब्जेक्ट था आपके, आपको जानकर तो बड़ी अच्छा लगेगा आपको। कभी दोस्तों अगर आपको जाने का मौका मिले तो मेरा कॉलेज सुबोध कॉलेज था ना, जयपुर के अंदर कॉलेज था सुबोध कॉलेज, वो मेरा डिग्री के दौरान वही कॉलेज मेरा था, ठीक है। आपको वहां पर मेरा नाम दिखाई देगा गोल्ड मेडल के अंदर। जब मुझे बैचलर ऑफ आर्ट्स में गोल्ड मेडल मिला था तो मेरे पास सब्जेक्ट थे तीन, एक था ज्योग्राफी, एक था मेरे पास इकोनॉमिक्स और एक था मेरे पास पॉलिटिकल साइंस। यह तीन सब्जेक्ट मेरे पास थे। पॉलिटी दोस्तों इसमें नंबर कम आते हैं, मतलब जब आप लिखते हो इसमें कोई आंसर तो आपको नंबर इसमें कम ही मिलते हैं। माना कि दोस्तों मेरा आईआर संविधान बहुत अच्छा था, फिर भी इसमें नंबर कम ही दोस्तों आते हैं। इसमें 150 नंबर आए 200 में से, केवल 150 दोस्तों, मतलब 75 नंबर ही आए थे इसमें। कितने नंबर आए दोस्तों इसमें, 200 में से। बाकी दोस्तों जो इकोनॉमिक्स था उसमें 97 नंबर आए 100 में से, जो कि राजस्थान में उस समय हाईएस्ट नंबर थे इकोनॉमिक्स में, 100 में से 97। और ज्योग्राफी में 162 नंबर आए 200 में से। दोस्तों मुझे अवार्ड इसके लिए मिला,
मुझे जो अवार्ड मिला वो इसके लिए नहीं मिला, इसके लिए जयपुर में जो बिरला ऑडिटोरियम आपके है, जहाँ पर दोस्तों आपको ये प्लेनेट दिखाते, आपको प्लेनेट दिखाते वो आपके, तो मुझे बिरला ऑडिटोरियम में अवार्ड जो मिला दोस्तों वो इसके लिए मिला। ये बड़ा नंबर था ज्योग्राफी में, 162 नंबर। आज से मैं बात कर रहा हूँ 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो और दोस्तों इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था पता है आपको? एक जो बुक चलती थी, आज भी चलती होगी बुक आपकी, वो बुक थी सविंदर सिंह की बुक। उसको पढ़ने में बड़ी जान निकलती है ज्योग्राफी वालों से। बहुत सारी बुक होती है, मानव भूगोल के लिए माजिद हुसैन की बुक होती है, और जो फिजिकल ज्योग्राफी होती है उसके लिए सविंदर सिंह की बुक होती है। वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक, मतलब जिसने उसको पढ़ दिया ज्योग्राफी के अंदर, पढ़ नहीं पाते तो बड़ी क्लिष्ट भाषा में लिखी गई है और बहुत ही मोटी सी है और पढ़ नहीं पाते उसको ना, ये सारे कंसेप्ट वहीं पर आपको मिलेंगे। हम दोस्तों बीए फर्स्ट में लेकर आए उसको जोश जोश में कि पढ़ेंगे रसगुल्ला, वर्ल्ड मैप और सविंदर सिंह दोनों लेकर दोस्तों आगे। यकीन माना दोस्तों आपको, मैंने पूरे साल में संविधान, इकोनॉमिक्स और वो वर्ल्ड मैप वाली जो बुक है ना, सविंदर सिंह वाली जो बुक है, वो तीन ही पढ़ी पूरे साल। पर दोस्तों मुझे आज समझ आ रहा है कि उसका मेरा फायदा क्या हुआ था। माना कि बीए में मेरा फायदा उतना नहीं हुआ, पर यहाँ पर आज जो है जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको, तो सारी बातें मैंने वहां पर पढ़ी थी, तो सारा कंसेप्ट वहां पर लिखा हुआ है। आप में से कुछ लोग जानते होंगे उस बुक के बारे में। बड़ी जो प्यारी सी बुक थी आपकी, डॉक्टर सविंदर सिंह की बुक है, अभी भी आती होगी ना, अभी भी आती होगी, बड़ी मस्त बुक थी। मतलब ज्योग्राफी वाले इस बुक को लेते हैं, मानव ज्योग्राफी वाले माजिद हुसैन की बुक को लेते हैं, जैसे इनकी ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक आती थी माजिद हुसैन साहब की, और इनकी बुक आती थी किसकी आपके, फिजिकल ज्योग्राफी। बड़ी प्यारी बुक थी पर थोड़ी क्लिष्ट थी, थोड़ी हार्ड थी। तो कभी मौका मिला आपको, अगर आप ज्योग्राफी से तैयारी कर रहे हैं, नेट जेआरएफ करने वाले ज्योग्राफी से, या फिर आपका यूपीएससी में सब्जेक्ट ज्योग्राफी हो, तो आपको ये बुक पढ़ने का मौका मिलेगा। वहाँ आपको दोस्तों, वहाँ आपको ज्योग्राफी ऐसे नहीं पढ़ाते लिखो वर्ल्ड मैप, वहाँ से बांटा हुआ जियोमॉर्फोलॉजी अलग है, ओशनोग्राफी दोस्तों अलग है, ऐसे बांटा हुआ है वहाँ पर ना। ऐसे हमने पढ़ा था, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी दोस्तों, वर्ल्ड मैप, ये हमने ऐसे पढ़ा था, ठीक है। चलिए मैं दोस्तों कह रहा हूँ आपसे मेटामॉर्फिक दोस्तों, देखो मॉर्फिक का मतलब इसका रूप चेंज हुआ है। मतलब दोस्तों ये कोई यूनिक चट्टान नहीं है रसगुल्ला, आग्नेय और अवसादी दोस्तों दोनों जो है ना, इग्निशियस और सेडिमेंट्री, उन दोनों का रूप चेंज होने के बाद में यह चट्टान बन गई। अब दोस्तों रूप चेंज कैसे हुआ? अगर दोस्तों सोचिए आप सोचिए रसगुल्ला, यह प्लेट तो आपके सामने, ठीक है, यह प्लेट है। अगर दोस्तों मैं इसको दबाऊंगा तो एक कंडीशन ऐसी है कि टूट जाएगी, और दोस्तों अगर टूट नहीं पाई तो ये नए रूप में आपके सामने है। दबाने से इस प्लेट का रूप चेंज होगा, 100% होगा, एक निश्चित दबाव के बाद दोस्तों होगा। हर चीज का दबाने से रूप चेंज होता ही है, बस दाब दोस्तों अलग अलग होता है। तो दबाव डालूंगा, प्रेशर डालने से रूप चेंज दोस्तों होता है। और वहीं दोस्तों अगर इसको गर्म कर दूं तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब इसको पिघलना शुरू हो जाएगी और इसका रूप चेंज हो जाएगा, पिघलने के बाद जमेगी और नए रूप में आपके सामने दोस्तों होगी। तो अत्यधिक ताप और अत्यधिक दाब, ये दो चीज दोस्तों ऐसी हैं जो किसी भी चट्टान का रूप चेंज करती हैं। तो कभी सवाल पूछो आपसे, मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है? मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनती है? अत्यधिक ताप और अत्यधिक दाब के कारण, ठीक है। लिखो मेरे साथ, लिखिएगा दोस्तों, लिखिए, आग्नेय और अवसादी चट्टान, चट्टान पर अत्यधिक दाब, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, अत्यधिक दाब और अत्यधिक ताप, अत्यधिक दाब और अत्यधिक ताप के कारण, अत्यधिक दाब और अत्यधिक ताप के कारण रूप परिवर्तन से, रूप परिवर्तन से, देखिएगा, रूप परिवर्तन से कायांतित चट्टान का निर्माण होता है। दाब पड़ता कैसे है दोस्तों? दाब तो पड़ता है, कैसी बात कर रहे हो आप, दाब नहीं पड़ता। दाब रसगुल्ला हर चीज का पड़ता है दोस्तों ना, हवा का दाब भी पड़ता है दोस्तों ना, हवा का दाब, पानी का दाब, बहुत सारे दाब है। जो दिखता है वही दाब थोड़ी रसगुल्ला, जो दिखा वही दाब नहीं होता है, ठीक है। सर तोड़ के बताओ, मैं नहीं तोड़ूंगा, तुम तोड़ लो अपने घर पे बैठ के, ठीक है, तुम तोड़ लो घर पे, ठीक है, तुम तोड़ना घर पे बैठ के, ठीक है। मम्मी के पास जाना, मम्मी को बोलना कि मम्मी वो एक प्लेट दो, प्रैक्टिकल करना है। फिर दोस्तों मम्मी चप्पल से प्रैक्टिकल करेगी ना, अत्यधिक ताप और अत्यधिक दाब कर तुम्हारे चेहरे पर एक चट्टान बनाएगी तुम्हारी मम्मी, ठीक है, करना होगा। तो इनको कांतित बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसका एग्जांपल जो है ना, वो क्वेश्चन वाला पूछता है, इसके एग्जांपल सवाल में आते हैं, इसके एग्जांपल क्वेश्चन के रूप में आपके सामने दोस्तों आते हैं कि ग्रेनाइट चट्टान का कांतित रूप क्या कहलाता है। सवाल ऐसे पूछता है, ग्रेनाइट का कांतित रूप क्या कहलाएगा, ठीक है। गैब्रो का क्या कहलाएगा, बेसाल्ट क्या होगा, कोयला क्या बनेगा, सैंडस्टोन क्या बनेगा, लाइमस्टोन क्या बनेगा। तो लिखो आप मेरे साथ में, इसके एग्जांपल लिखिए, आगे लिख रहा हूं, ठीक है। लिखिए एग्जांपल, लिखो नंबर फर्स्ट ग्रेनाइट, इसका रूप चेंज होने पे क्या बनेगा, ठीक है। नंबर 2 लिखना आप कोयला, नंबर 3 लिखिए आप लोग बलुआ पत्थर। एक बच्चा बोल रहा है सर फास्ट पढ़ाओ, अरे भाई तू बाद में देख लेना ना, फास्ट पढ़ाओ चक्कर में तू बाद में देखना क्लास, ठीक है, या मत देखना ना, मैं तो ऐसे पढ़ाऊंगा यार आराम, ठीक है। ग्रेनाइट, कोयला, बलुआ पत्थर, लिखिए चूना पत्थर। मैं जानता हूँ फास्ट वाले कौन है, इनके सारे मौके फास्ट फास्ट में निकल गए दोस्तों ना, ये फास्ट के चक्कर में रह गए, सारे मौके निकल गए। लिखो ग्रेनाइट, कोयला, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर दोस्तों ना। लिखिए गैब्रो, गैब्रो, लिखिए गैब्रो, लिखिए बेसाल्ट, बेसाल्ट लिखा नहीं, लिखो बेसाल्ट। देखो अगर साथियों ग्रेनाइट चट्टान दोस्तों, अगर इसका रूप चेंज हुआ तो बनेगा नीस, क्या बनेगा नीस। तो नीस क्या है, नीस है कांतित चट्टान, ठीक है। और दोस्तों अगर नीस का भी रूप चेंज हो गया तो बनेगा सिस्ट, ठीक है। पर आप अभी नीस लिख लो केवल, ठीक है। लिखिए कोयला, कोल, कोयला। अगर दोस्तों इसका रूप चेंज हुआ तो क्या बनेगा ग्रेफाइट। अरे आपने नहीं सुना, कोयले की खदान में से हीरा निकलता है ना, कोयले को दबाओगे आप जो है, कोयले के ऊपर दबाव अधिक पड़ेगा तो कोयला हीरे में कन्वर्ट होता है, ग्रेफाइट बनता है, सुना होगा ना आपने, वही दोस्तों ना।
तो कभी सवाल पूछूं आपसे, ग्रेफाइट और हीरा जो है वो कौन सी चट्टान है? कांतित चट्टान, ठीक है। और कोयला कौन सी? अवसादी है, कोयला अवसादी, ठीक है। आगे देखिए, सैंडस्टोन दोस्तों, बलुआ पत्थर लिखना, इससे बनता है क्वार्टजाइट। क्या बनता है? क्वार्टजाइट। देखिए चूना पत्थर, इसको होता है लाइमस्टोन, इससे बनता है क्या? मार्बल, संगमरमर। देखिए गैब्रो, इससे बनता है सर्पेंटाइन, ये बहुत आता है एग्जाम में, सर्पेंटाइन, थोड़ा अलग नाम है इसलिए पूछता है। गैब्रो लिखिए, सर्पेंटाइन सुना। देखो बेसाल्ट से दो चट्टान बनती है मेटामॉर्फिक के रूप में, एक बनता है सिस्ट जो आपने नाम सुना होगा आपके, एक आपके और बनता है इसका नाम है एम्फीबोलाइट, तो दोनों लिख लो आपको, सिस्ट भी बनता है इससे और एम्फीबोलाइट बनता है, तो सिस्ट और एम्फीबोलाइट जो दोनों बनते हैं इससे, ठीक है। लिखो फटाक से। सर लूसेंट में अलग दिया, उसमें थोड़ी गलतियां, हाँ गलतियां, बहुत सारी गलतियां उसमें, थोड़ी क्या होता है, बहुत सारी गलतियां, ये एकदम ठीक है, ठीक है, ये एकदम ठीक है ना। धनबाद में कोयला मिलता है तो फिर तेल क्यों नहीं मिलता है? अरे दोस्तों तेल थोड़ी कैसे मिलेगा धनबाद में यार, अभी आने तो कोयला तेल आने देना, ठीक है। ये लो ना एक और नई डिमांड देखो आप, सर एक रिक्वेस्ट है, सारे सब्जेक्ट की दो दो क्लास में रिवीजन करवा दो, हाँ बस करवाएंगे, तूने कौन सी बड़ी बात कर दी। फिर एक रिक्वेस्ट तो और आएगी, पता है कौन सी रिक्वेस्ट है? गुरुजी आप पढ़ के नहीं पेपर भी आप ही दिया, करेंगे भाई ना जो हुक्म मेरे आका, ठीक है। फिर रिक्वेस्ट आई, गुरुजी आप पढ़ लो और फिर पेपर भी आप ही दियो, फिर बोलो गुरुजी सिलेक्शन हो गया ना, अब जॉब करने हम जाएंगे। गजब आदमी है। आप सोचो एक आदमी आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है दोस्तों, एक आदमी सिंगल आदमी आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने में लगा हुआ है, ठीक है। तो जो अब शादी से बनेगा उसमें जीवाश्म होंगे, जो नहीं बनेगा उसमें नहीं होंगे, कौन सी बड़ी बात है इसमें। चले भाई आगे चलूंगा। अब देखिए दो क्वेश्चन लिख रहा हूं, ढंग से पढ़ना, सवाल एग्जाम में पूछा गया सवाल, ठीक है, सवाल एग्जाम में आया हुआ सवाल, पर शायद मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी लिख लो, नोट लिखो। नंबर फर्स्ट, अगर आपसे ये सवाल से पूछे कि भूपटल का सर्वाधिक भाग किस प्रकार की चट्टान से बना हुआ है, ये पहला क्वेश्चन लिखिए, भूपटल का सर्वाधिक भाग, भूपटल का सर्वाधिक भाग किस चट्टान से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर एक आपके सामने, भूपटल का सर्वाधिक भाग किस चट्टान से बना हुआ आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो, भूपटल पर सर्वाधिक किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है। सवाल आराम से पढ़ना, ठीक है। देखिए भूपटल पर, मतलब सरफेस की बात करूं मैं, भूपटल पर सर्वाधिक चट्टान किस प्रकार की पाई जाती है। बताओ क्या आंसर होगा। भूपटल का सर्वाधिक भाग किस चट्टान से बना हुआ है, पहला क्वेश्चन। सेकंड, भूपटल पर सर्वाधिक चट्टान किस प्रकार की पाई जाती है। ये बोल रहा था सिंगल स्टूडेंट सारा सब्जेक्ट पढ़ता है, अरे भाई पढ़ना और पढ़ाने में दोस्तों अंतर होता है, जितना तुम पढ़ते हो अगर मैं उतना पढ़ा दूं तुमको, तुम मानोगे भी नहीं। हर टॉपिक पढ़ाना, हर टॉपिक को समझाना अलग बात होती है। डोपिया बताओ, बुक का प्राइस कम कर दो, अब नहीं होगा भाई। भूपटल का सर्वाधिक भाग किस चट्टान से बना हुआ है, पहला क्वेश्चन। देखो पहला जो पॉइंट बोल रहा है कि भूपटल का सर्वाधिक भाग जो है किस चट्टान से बना हुआ है। मैंने सबसे पहले भी कहा था कि सबसे पहले चट्टान सबसे पहले चट्टान कौन सी आती है, आग्नेय चट्टान दोस्तों आती है। मैंने पहले भी कहा ना आपसे, उसी का कन्वर्ट रूप कौन सा बन गया, अब चट्टान सेडिमेंट्री रॉक, उसी का कन्वर्ट दूसरा रूप बना। तो भूपटल का सर्वाधिक भाग किस चट्टान से बना हुआ है, आग्नेय से। मैंने कहा सबसे पहले आग्नेय आई है, तो वर्तमान में सबसे नीचे कौन होगी, आपकी आग्नेय होगी। तो सरफेस जो बना हुआ है हमारा वो किससे बना होगा, आग्नेय से बना होगा। सबसे पहले वही दोस्तों रोक आती है और वो रोक वर्तमान से नीचे पहुंच चुकी है, क्योंकि ऊपर दोस्तों आपकी सेडिमेंट्री रोक जो है वो उसके ऊपर आ चुकी है। तो सवाल पूछे कि भूपटल का सर्वाधिक भाग किससे बना होगा आपके, तो किस चट्टान से बना हुआ है, वो आग्नेय से बना हुआ है। 90% भाग इससे बना हुआ है, ठीक है। लेकिन ये दिखाई नहीं देती, क्यों? क्योंकि वर्तमान में सबसे नीचे कौन सी, आग्नेय, वर्तमान में सबसे नीचे आग्नेय सो, इसलिए ऊपर दिखाई नहीं देती है, ठीक है। और भूपटल पर जो सर्वाधिक चट्टान कौन सी जो मिलती है, जो हमें दिखाई देती है आपके, वो अवसादी है। हमें दिखाई कौन सी देती है, अवसादी। तो नीम में कौन सी, नीम में चट्टान कौन सी आपके, आग्नेय, क्योंकि उसके दोस्तों ऊपर चट्टान अवसादी आ चुकी है, इसलिए हमें दिखाई अवसादी दे रही है। सवाल पूछा आपसे कि भूपटल पर सर्वाधिक चट्टान जो किस प्रकार की पाई जाती है आपके लिखना, तो वह अवसादी, वह सेडिमेंट। मतलब दोस्तों हमें चट्टान जो दिखती है उसमें 70% कौन सी है, यही वाली है। यह वाली हमें दिखती नहीं रसगुल्ला। ऐसे दोस्तों मान लो आप कि एक घर है, उसकी एक तो नींव है और एक घर के फ्लोर हो गए, तो हमें दिखाई दे रहा है क्या, घर दिखाई दे रहा है, उसकी नींव हमें दिखाई नहीं दे रही है। पर दोस्तों घर की नींव तो किससे बनी है, आग्नेय से बनी हुई है, पर हमें दिख नहीं रही है। हमें दिख रहा है घर, कौन सी, ये वाली चट्टान। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, लिख लीजिए। किस किसका ठीक है आंसर बताओ। अच्छा कौन कौन इसने टीप का आंसर दिया है और कौन कौन उसका आंसर ठीक ही था। टीपने वाले हाथ खड़े करो पहले तो,
एक पूरा हम हाथ खड़े करेंगे पहले तो, और दूसरे ईमानदारी से जिनका आंसर ठीक है, ईमानदारी से गुरुजी खोपड़ी लगा करके आंसर दिया, वो बताओ कौन कौन से। चले आगे। तो ये चट्टान होगी बेटा ना, चट्टान आपके सामने यही होगी, आगने मजबूत होंगी बेटा। देखिए अब लिखिए आप लोग अक्षांश और देशांतर। टॉपिक नंबर 3 लिखिए, अक्षांश देशांतर। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। देखिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर, नाम सुना है आपने इसका। 4 टॉपिक दोस्तों ऐसे है ना, 2 पढ़ा चुका हूं आपको, तीसरा चल रहा है, और एक ब्रह्मांड और है, उसके बाद हम जो है महाद्वीप पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये 2 पार्ट है। देखिए जब भी दोस्तों आप जो है एक ग्लोब देखते हो या फिर दोस्तों आप पृथ्वी को देखते हो, तो हमने दोस्तों अपनी समझ के लिए दोस्तों, ये पृथ्वी पे बनी हुई नहीं है, ठीक है। ये दोनों रेखाएं काल्पनिक रेखाएं जो हमने खींची अपने मन से। भारत कहां पर है, यूरोप कहां पर है, तय कैसे होगा दोस्तों? तो तय होता है किससे? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से तय होता है कि उसकी अक्षांश स्थिति कौन सी है और देशांतर कौन सी है, हम उससे तय करते हैं दोस्तों ना। तो ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं जो हमने खींची है, पृथ्वी के ऊपर कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि 90 डिग्री अक्षांश है, वो हमने खींच कर बनाया, हमने उसको डिनोट कर दिया है। तो मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए, लोकेशंस की पहचान करने के लिए, एक उनको फिक्स पोजीशन देने के लिए मनुष्य ने क्या कर दिया है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो खींचना शुरू किया, ठीक है। देखिए ये दोस्तों पृथ्वी आपके सामने यहाँ पर, ठीक है, ये पृथ्वी आपको यहाँ पर दिखाई दे। मैंने आपसे कहा दोस्तों, हमने हमारी सुविधा के लिए कौन सी जगह कहां पर है उसकी फिक्स पोजीशन के लिए हमने दोस्तों आपके कुछ काल्पनिक रेखाएं जो है वो खींच दी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले दोस्तों हमने इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया ऐसे, ठीक है, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाला पार्ट साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। इसको बोला गया दोस्तों, इसको बोला हमने उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, इसको बोला हमने दक्षिणी गोलार्ध, साउथ हेमिस्फीयर। और इन 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करने वाली जो रेखा है, इसको बोला हमने भूमध्य रेखा। क्या बोला? इसे हमने बोल दिया भूमध्य रेखा, या फिर दोस्तों इसी को हमने क्या बोला आपके 0 डिग्री अक्षांश। अक्षांश को हिंदी में बोलते हैं लैटिट्यूड, इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड। इंग्लिश में याद करना दोस्तों आसान है, जो रेखा लेटी हुई है उसको बोलेंगे लैटिट्यूड, है ना, लेटी हुई है लैटिट्यूड होगा, ठीक है। और जो खड़ी होगी आपकी, जो लंबी होगी, वो लॉन्गिट्यूड होगी, देशांतर। तो इंग्लिश में याद करना आसान है, जो लेटी हुई है वो लैटिट्यूड है ना, और जो लॉन्ग लंबी है वो आपकी लॉन्गिट्यूड होगा, ठीक है। अब दोस्तों ऐसे दोस्तों, अगर आपके ऐसे रसगुल्ला हमने यहाँ से 0 डिग्री, हमने दोस्तों इस नॉर्थ हेमिस्फीयर को आपके 90 भाग में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 1 डिग्री। और यहां पर दोस्तों हमने लिख दिया 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। हमने इसको बराबर दोस्तों भागों में डिवाइड कर दिया और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश लिख दिया, ठीक है। और हमने रेखा खींच दिया ना, हमने तो सर्किल खींच दिया, ठीक है, सर्किल खींच दिया, ठीक है। ये सर्किल यहाँ पर हमने खींच दिया और 90 डिग्री अक्षांश हमने ऊपर लिख दिया, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर। यही काम हमने साउथ में भी किया है, और यहाँ लिख दिया हमने 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्या लिख दिया? 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है हमने यहाँ पर लिख दिया दोस्तों ना। हमने अक्षांश को कुछ ऐसे बांट दिया, ठीक है। अब दोस्तों इस 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इनको बोला गया ध्रुव, इसको बोला गया नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, इसको बोला दक्षिणी ध्रुव, है ना। अब दोस्तों दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली हमने रेखा खींची, ठीक है। कुछ ऐसे दोस्तों हमने इन दोनों को मिलाने वाली रेखा हमने खींची, ठीक है। इन खड़ी हुई रेखाओं को क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं देशांतर। क्या बोलते हैं? देशांतर, या फिर क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको देशांतर का, ठीक है। अब दोस्तों हमने दोस्तों यहाँ पर आपके अक्षांश देशांतर बना दिया, ठीक है। अब रसगुल्ला इसको बोलते हैं ग्रिड दोस्तों। अब क्या बोलते हैं? ग्रिड कहते हैं ज्योग्राफी में दोस्तों, जो आपको दिखाई दे रहा है ग्रिड है। अभी ग्लोब नहीं तैयार हुआ रसगुल्ला, देखो हम आपको बारीक बातें बता रहा हूं दोस्तों ना, ये आपको हर जगह नहीं मिलेंगी दोस्तों। अभी ग्लोब तैयार नहीं हुआ हमारा, अभी केवल दोस्तों हमने अक्षांश देशांतर नोट करें कि यहाँ पर कौन सा अक्षांश है, यहाँ देशांतर कौन सा, हमने केवल यही तय किया है। अभी केवल दोस्तों हमने तो जो गोला था हमारे उसके ऊपर अक्षांश देशांतर खींचे केवल दोस्तों ना, इसे बोलते हैं ग्रिड। और अगर दोस्तों मैंने इसके ऊपर मैप बना दिया, अगर दोस्तों मैंने इसके ऊपर मैप बना दिया, मान लो दोस्तों मैंने आपकी यहाँ दोस्तों आपकी मैप बना दिया कुछ ऐसे आपके, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ग्लोब। ग्लोब में मैप होता है, आपके पास जो ग्लोब देखा होगा आप दोस्तों, प्रिंसिपल की आपकी जो डेस्क होती है उसके दोस्तों ऊपर ग्लोब रखा होता है, जिसको हम चाहते थे बचपन में घुमाना दोस्तों, एक बार घुमा के देखें कौन कहां पर है, उसे बोलते हैं ग्लोब, उसके ऊपर मैप होता है, ठीक है। तो देखिए ग्रिड दोस्तों क्या होता है? आपके अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींचने के बाद क्या बनता है? ग्रिड बनता है, ठीक है। और ग्लोब पूछूं आपसे ना, ग्लोब क्या होता है?
ग्रिड पर मैप बनाने के बाद, ग्रिड पर मैप बनाने के बाद ग्लोब बनता है, ग्रिड पर मैप बनाने के बाद ग्लोब बनता है। ये नॉर्मल जानकारी आपके सामने से मैंने पेश करी कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, एक नॉर्मल जानकारी। भाई ये सो ग्लोब बनता कैसे, वो ग्लोब मैंने आपको बना के दिखाया है, ऐसे दोस्तों ग्लोब बनता है। तो कभी आपसे भविष्य में पूछे कि भाई ग्रिड और ग्लोब में अंतर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ग्रिड क्या होता है, ग्लोब क्या होता है। कहीं कहीं दोस्तों आपको सुना होगा कि आपने पृथ्वी जो है वो जियोड शेप में, सुना है आपने कि पृथ्वी जो है जियोड शेप के अंदर है ना। हाँ सर देखा है ग्लोब। अरे दोस्तों मैं जानता हूँ हर किसी के पास होता है वो ग्लोब, है ना, कोई दोस्तों घुमाने नहीं देता है। ग्लोब है हर किसी के पास में, पर कोई भी रसगुल्ला मास्टर घुमाने नहीं देगा ग्लोब को, ठीक है, वो सोचता है हम जानते नहीं है, बाकी दोस्तों हम जो है उसको पूरी दुनिया घुमा दें, ठीक है। तो देखिए यहाँ दोस्तों जो आपको दिखाई दे रही है ना, उसको बोलते हैं जियोड शेप। सबसे पहला जो मैंने गोला जो बनाया था उसको बोलते हैं जियोड शेप। कभी सुना है आपने पृथ्वी की आकृति गोला नहीं दोस्तों, जियोड शेप है ना, जियोड शेप है, पूरी तरह गोला नहीं है, ठीक है। जो पृथ्वी दोस्तों इसकी जो आकृति शेप है ना वो जियोड शेप में। कभी सवाल पूछना आपसे कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, वो जियोड शेप में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है, अब जो है अलग अलग पढ़ते हैं ना, कितना बढ़िया दोस्तों बनाया मैंने ना, एकदम मतलब दिल छूने वाला। अब इसको अलग अलग पढ़ते हैं, देखिए पृथ्वी दोस्तों कुछ ऐसे है, ठीक है, यह पृथ्वी है, पूरी तरह से गोला नहीं है, यह वाली ज्यादा है, यह कम है, यह पृथ्वी आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा बेटा ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, या फिर क्या बोलते हैं इसको, इक्वेटर बोलते हैं ना, इक्वेटर, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा बोलते हैं, या फिर इसको इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। देखो इसके दोस्तों ऊपर जाऊंगा आपके, तो यहाँ पर दोस्तों एक रेखा बनी हुई है, मैं फिर कह रहा हूँ सारी काल्पनिक रेखाएं, पृथ्वी पर कहीं पर दोस्तों रेखाएं बनी हुई नहीं है, कि हमने बनाई अपनी सुविधा के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों इस बात को, ठीक है। यहाँ पर रेखा कौन सी है, वो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। हमने इसको एक नाम दे दिया, क्या नाम दिया हमने, देखना, कर्क रेखा, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो वही काम तो हमने साउथ में भी किया है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको हमने नाम क्या दिया, मकर रेखा, क्या नाम दिया, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा बोल दिया हमने इसको, तो नीचे वाला दोस्तों इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको बोला दोस्तों हमने मकर रेखा बोला, ठीक है, क्या बोला दोस्तों हमने इसको मकर रेखा कह दिया, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। वही दोस्तों आपके इसके ऊपर यहां पर हमने बना दिया क्या आपके, ये हो गई कौन सी, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, इसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा। और तो साउथ में जो है आपके, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपके, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर दोस्तों आपके अंटार्कटिका, आप जानते हो ना, तो 66.5 डिग्री साउथ जो है इसको बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। बाकी रसगुल्ला यह है 90 डिग्री, 90 डिग्री साउथ हो गया, जो कि किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव कहते हैं ना। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं 90 डिग्री नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ये तो बच्चा बच्चा जानता है आजकल, तो इतना तो आपको पता होना भी चाहिए, ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम वाला कभी पूछ लेता है आपसे कर्क रेखा कौन सी है, मकर रेखा कौन सी है, आर्कटिक रेखा कौन सी है, अंटार्कटिका कौन सी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सवाल तो शुरू होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब जो पढ़ा रहा हूँ आपको एग्जाम के लिए, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, 3-4 पॉइंट बता रहा हूँ आपको अक्षांश में, और फिर हम आपकी छुट्टी करेंगे, ठीक है। देखिए ये हमारा दोस्तों क्या हो गया, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है, यह है 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, यहाँ पर 1 डिग्री अक्षांश, ठीक है। मैंने आपसे कहा दोस्तों हमने जो इसको भाग बांटा है वो आपसे बिल्कुल बराबर भाग बांटा है, मतलब दो अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है, मतलब वो आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, ये बारीक बातें हैं। दो अक्षांश रेखाएं समानांतर होती है, मतलब दोस्तों कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं काटती, आपको ध्यान रखना, ठीक है। जितनी दूरी यहाँ से उतनी दूरी यहाँ पर, उतनी यहाँ पर, उतनी यहाँ पर, उतनी यहाँ, उतनी यहाँ, उतनी यहाँ पर, उतनी यहाँ पर, उतनी यहाँ पर, उतनी यहाँ पर, उतनी यहाँ पर। बाकी दोस्तों यहाँ दोस्तों मान लीजिए दो अक्षांश, दोस्तों आपके दो अक्षांश मान लीजिए, जितनी दूरी यहाँ पर है उतनी यहाँ पर होगी, मतलब अक्षांशों के मध्य दूरी जो है वो सेम होती है, दो अक्षांश के मध्य दूरी सेम होती है, कितनी होती है, 111 किलोमीटर दोस्तों, दो अक्षांश के मध्य दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर, ठीक है। देखिए मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ उसको लिख भी रहा हूँ, ठीक है, देखना जो पॉइंट बोलूंगा उसको लिखूंगा ना, आपको लास्ट में लिखना, ठीक है। पहला पॉइंट देखिए, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होती है, समानांतर होती है, पहला पॉइंट। नंबर 2 लिखिएगा, दो अक्षांशों के मध्य दूरी, दो अक्षांशों के मध्य दूरी सदैव एक समान, सदैव एक समान 111 किलोमीटर होती है, ठीक है, सदैव एक समान 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। बाकी दोस्तों इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य जो क्षेत्र होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं जोन, कटिबंध कहते हैं। सुना है दोस्तों आपने, उसने कटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र सुना होंगे दोस्तों आपने, सब ट्रॉपिकल जोन और आपके टेम्परेट जोन,
ये सुने तो आपने जोन सुना है? दो अक्षांश के बीच जो जोन जो क्षेत्र होता है उसको जोन कहते हैं, ठीक है? देखिए, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं जोन। देखिए नंबर थर्ड बोली ना, दो अक्षांश दो अक्षांशों के मध्य दो अक्षांशों के मध्य क्षेत्र को कटिबंध या जोन कहते हैं। कटिबंध या फिर जोन कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य क्षेत्र को कटिबंध या फिर जोन कहते हैं। कभी सवाल दोस्तों पूछ ले आपसे कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? अरे यही होगी दोस्तों 0 डिग्री वाली आपकी, क्योंकि यहीं पर दोस्तों आपके सबसे बड़ा आकार है। इस गोले का सबसे बड़ा आकार यहीं पर आपके ऊपर जाऊंगा तो यहाँ आकार कम हो जाएगा, यहाँ आकार कम हो जाएगा। तो अगर दोस्तों मैं ऐसे जाऊंगा तो यहाँ पर आकार छोटा होता जा रहा है, मतलब उस अक्षांश रेखा की लंबाई छोटी होती जा रही है, ठीक है? यहाँ नीचे आऊंगा, अक्षांश की लंबाई छोटी होती जा रही है। सबसे लंबी अक्षांश कौन सी होगी? 0 डिग्री होगी। तो लिखिए नंबर 4 देना, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा होती है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा होती है, इक्वेटर होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत दोस्तों रेखा होती है, आपको नोट करना है। लास्ट 2 सवाल पढ़ा रहा हूं, फिर छुट्टी करेंगे आपकी, ठीक है? अगर आपसे सवाल पूछूं कि भाई साहब, पृथ्वी के ऊपर हमने कुल कितने अक्षांश बनाए और पृथ्वी के ऊपर हमने कुल कितनी अक्षांश रेखाएं बनाई, आपको बताना है मुझे। देखिए कुल अक्षांश रेखाएं, देखो ज्योग्राफी को समझना बहुत दोस्तों आसान है, बस ज्योग्राफी को डायग्राम के अनुसार समझते जाओ, बहुत आसान रहेगा। ज्योग्राफी को खुद से पढ़ना अपने आप में टफ है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों अक्षांश देशांतर, क्योंकि आपकी जिंदगी भर परेशान करेंगे अगर आपने एक बार नहीं सीखा कि कौन सी चीज क्या होती है। वरना दोस्तों आप रटो रट्टा मारोगे कि भारत की अक्षांश रेखा ये है, भारत देशांतर रेखा, आप जानते नहीं हो होती क्या है। तो मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, आपको ना आपका बेस मजबूत कर रहा हूँ। एक सवाल मैंने आपसे पूछा कि पृथ्वी के ऊपर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं, बताओ पृथ्वी के ऊपर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं। सवाल आपके सामने है, आराम से सोच लो फिर बताओ आंसर। बताओ क्या आंसर होगा आपके अनुसार। अमन सहरावत सेमीफाइनल में पहुंचे, अमन सहरावत सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। देखो पदक लेकर आते नहीं आते। देखो अरे दोस्तों आप जो है ना, आप कहीं तो लंपट मूर्ख है, लंपट मूर्ख जानते हो क्या, अपनी मर्जी से मूर्ख है। देखो मैंने आपसे कहा बेटा कि यहाँ 0 डिग्री सुना, यहाँ 1 डिग्री, यहाँ पर होगा 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है? और यहाँ होगा 90 डिग्री साउथ। अरे ऐसे नो, अभी तो कहा दोस्तों मैंने आपसे 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ। मैं पूछूं आपसे कुल दोस्तों कितनी अक्षांश है हमारे पास में, कुल कितने अक्षांश है? तो 1 2 3 4 5 6 7 20 25 40 50 60 70 80 90 हो गए। तो 90 ऊपर हो गए, 90 रसगुल्ला नीचे दोस्तों हो गए, और एक 0 डिग्री हो गया। इसको काउंट नहीं किया अभी, 90 ऊपर 90 नीचे और 0 डिग्री। तो सवाल पूछूं आपसे कुल अक्षांश कितने हैं? कुल अक्षांश कितने हैं? तो 90 ऊपर है, 90 नीचे है, और उसको एक कौन सा 0 डिग्री है, तो 181 अक्षांश है। कितने? 181 अक्षांश है। 90 ऊपर 90 नीचे और 0 डिग्री, तो 181 अक्षांश है। पर अगर आपसे सवाल पूछे तो कितनी अक्षांश रेखा है दोस्तों हमारे पास में, तो रसगुल्ला यहाँ दोस्तों आपके रेखा नहीं दोस्तों, बिंदु है। यहाँ दोस्तों बिंदु होगा, रेखा नहीं हो सकती। यहाँ रेखा होती है दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन, रेखा दोस्तों होती है, दो बिंदु होना जरूरी रेखा के अंदर। यहाँ दोस्तों रेखा नहीं बन सकती, बिंदु बनेगा अक्षांश टॉप पर। यहाँ दोस्तों आपके रेखा नहीं बिंदु बनेगा, पोल है, ये वाला पोल ये वाला पोल, ये रेखा नहीं दोस्तों, ये आपके बिंदु है। तो पूछूं आपसे कितनी अक्षांश रेखा है, तो आपको 181 में से 2 माइनस करनी पड़ेंगी। ये 90 डिग्री साउथ और नॉर्थ लिखना, 181 माइनस 2 ऐसे तो ब्रैकेट में 90 डिग्री साउथ एंड 90 डिग्री नॉर्थ, कितनी आ गई 179, ठीक है? इतना आपको ध्यान रखना है, इतनी हमारी अक्षांश रेखा है। अब बताओ कैसी लगी क्लास आपको आज की, जिन्होंने पहली बार मेरे से ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कैसा लगा आज पढ़कर आपको? कुछ गया आपके दिमाग में, कुछ बातें समझ में आई आपको? अब एक काम और करना आप लोग, ठीक है? अब जो मेरी बुक है उसमें से पढ़ लेना, ठीक है? कौन कौन से टॉपिक पढ़ोगे? चट्टान, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और अक्षांश, ये तीनों पढ़ लेना आप लोग। कल देशांतर पढ़ाऊंगा आपको, कल ही मैं आपको जो है जो कल ही मैं आपको सौरमंडल पढ़ा दूंगा, ठीक है? ये कल आपके हो जाएंगे ना, तो देशांतर कल बात करेंगे, ठीक है? कल बात करेंगे देशांतर। बाकी ये वाली क्लास 10 अगस्त को रात को 9 बजे होगी, ये सूचना आपके लिए, ठीक है? चलिए तो अब चलते हैं, खुश रहो मस्त रहो, ध्यान रखना अपना। ऑल दी बेस्ट हमारी तरफ से आप सभी को। जय हिंद, थैंक यू।